Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hopefully good morning to everybody who slept late at night. People who slept late at night, half the country we know because we were all watching the match. और मैच का भी हमें पता ही है क्या हुआ. चले आए हम उस पर बात करते हैं. और I need to say this once again. लेकिन पता है क्या? अच्छा चले पहले अब्दुल्ला को बहुत दुख है. We need to give him 2 minutes. मैं बता रहा हूँ कि मैं कितना दुखी हूँ. बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. हम सारे दुखी हैं, but this one is more दुखी than us. मैं लिटरली मेरी आंखों में आंसू थे क्योंकि क्या हुआ? क्या हुआ? मैच शुरू होने से पहले भी जाहिर है इंडिया हैज बीन अनडिफीटेड और बहुत ही अनबीटन थे इस टूर्नामेंट में. मजबूत टीम है. हमें कोई खास उम्मीद नहीं थी लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीदें. अच्छा यहाँ थोड़ा सा मैं डिफर करूंगी बट फील लिसन टू अब्दुल्ला फर्स्ट जी. और जब मैच शुरू हुआ तो हमारी उम्मीदें फिर बढ़ना शुरू हो गई. हाँ बढ़ी क्योंकि हमारे ओपनर्स ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया. उसके बाद जिस तरह हमारी विकेटें गिरती चली गई और हमारे मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर की जीरो कंट्रीब्यूशन रही हमारे स्कोर को आगे बढ़ाने में, हमारी उम्मीदें दोबारा दम तोड़ गई. फिर हम सुकून से बैठ गए. ठीक है, एक दफा हार्ट ब्रेक हो गया हमारा. फिर जब हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग शुरू की तो फिर हम दोबारा हमारी उम्मीदें बढ़ना शुरू हो गई. हलचल मची. हम फिर खुश हो गए. फिर बीच में हम दोबारा मैच में वापस आ गए. तो आपको प्रॉब्लम ये है कि ट्रिपल 4 दफा हार्ट ब्रेक हुआ है. अच्छा यानी बेसिकली ये टूटा हमारा अप एंड डाउन सीन चल रहा था और आपको लगा कि धोखा हो गया थोड़ा सा. अच्छा देखें इंडिया अनबीटन डेफिनेटली पूरे टूर्नामेंट में और फिर वो जीत भी गए. और वो हमें कहते हैं ना मे द बेस्ट टीम विन, तो डेफिनेटली इट वाज द बेस्ट टीम, सो वी नीड टू एक्नॉलेज इट. नंबर 1. नंबर 2 हमारा ये कहना कि जी हम पता नहीं कैसे पहुंच गए, क्या सीन था. 2 टीमें फाइनल्स में पहुंची हैं जिसमें एक नहीं बड़ी दुनिया का ये भी है ना, क्योंकि ऑब्वियसली क्रिटिसाइज तो हम अपने टीम को कर भी रहे हैं. पॉजिटिव क्रिटिसिज्म ऑब्वियसली हम थ्रू आउट करते रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली टीम हमारी बाकियों से तो बेहतर ही परफॉर्म कर रही थी ना कि फाइनल में पहुंची और फाइनल फिर तीसरा हो गया इंडिया पाकिस्तान का. एंड आई एम मोर हर्ट बाय एवरीथिंग एल्स दैट वाज हैपनिंग अराउंड द मैच. आपको पता ही है एंड में उन्होंने आके अपनी ट्रॉफी भी नहीं ली और फिर ट्वीट्स भी इस किस्म की, एक गंद मचा हुआ था, अनसर्टेनिटी थी. Anyway, ये सारी चीजें थी, ये हमारे ग्रीवेंसेस थे. Very unlike a gentleman's game जो भी इस टूर्नामेंट में इस क्रिकेट के साथ हुआ. जो हमारे कप्तान ने बात की ना, सलमान अली आगा ने, मतलब उनकी कप्तानी पे तो हम रोशनी डालेंगे. जो उन्होंने बात की वो 100% दुरुस्त है, क्योंकि कोई भी शख्स जो किसी शोबे से एसोसिएटेड हो, किसी खेल से एसोसिएटेड हो, उसका ये हशर होते हुए जब अपनी आंखों के सामने देखेगा और इसे एक्सपीरियंस करेगा तो वो भी उतना ही दुखी होगा जितना सलमान अली आगा इस खेल के साथ होने पे दुखी लगे. Yes, but I would have liked our captain and all our for future reference जो हमारी टीम्स आती हैं ना, कि थोड़ा सा they should use harsher words. ये जो इन्होंने कहा था ना कि इनको दुख है ऑब्वियसली कि हाथ भी नहीं मिलाया and this is not unlike the sport और cricket बड़ी हर्ट हुई है इससे. It was a very petty thing to do. These terms need to be used. इन लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाना चाहिए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में. सम टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आपने इंडिया को देखा, वो बड़े क्लियर और बहुत ही क्लैरिटी से आपको लगाते हैं जब सुनाना हो, तो वी शुड हैव द राइट टर्मिनोलॉजी एज वेल. और ये यस इट हर्ट द स्पोर्ट एंड ऑल दैट, इट वाज अ वेरी स्मॉल लिटिल पेटी थिंग फॉर इंडिया टू डू. और फिर एंड तक करते ही रहे, इतना भी काफी होता और उनको बड़ी जोर की समझ भी आ जाती. In any case, हम भी मदद कर सकते हैं इस सिलसिले में. कहने में क्या होना चाहिए क्या नहीं, इसमें तो हम आपकी मदद कर ही सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. We are there. I don't want to go through the whole scorecard again. We know. Let's get our guests in. जितनी दफा लिटरली मैं सुबह से हेडलाइन भी सुन रहा हूँ, रात 1 वाली भी और सुबह 7 वाली भी और 8 वाली भी. जिसको नहीं पता कि क्या. हाँ, it really hurts again and again. So I don't want to. I don't want you to go through the scorecard again. Because we all are. राशिद भाई हमारे साथ हैं, राशिद लतीफ साबिक कप्तान, अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ हैं. राशिद भाई हम कल भी आपको, और जाहिर है जब हमने एक बड़ा टोटल नहीं हम खड़ा कर सके इंडिया के सामने तो हम सब लोग दुखी थे. एंड वी वर होपफुल कि जाहिर है कोई मिरेकल हो जाए, कोई मौजज़ा हो जाए. और आप शुरू से जियो पे आपका तज्जिया में मैं देख रहा था, साथ साथ उधर जाता था, साथ साथ आपकी बातें सुनता था. और यही था कि अगर शुरू के 3-4 विकेटें हम निकाल लेंगे तो फिर हम मैच में वापस आ जाएंगे. और हम मैच में वापस आए. फ्रॉम स्टार्ट टू एंड आप बताइएगा कि हमने कहाँ कहाँ गलतियाँ की. हमारे ओपनर्स की बेहतरीन परफॉर्मेंस को लेके ये भी बात हमें करना ज़रूरी है कि जहाँ फ़खर जमान को जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी और आखिर तक जाना चाहिए था, वहीं से बात शुरू कर लेते हैं. पॉइंट आउट करना शुरू कीजिए. राशिद भाई
राशिद भाई। जी, बातें तो बहुत सारी है। 2-3 मेन पॉइंट्स जो थे, शाहजादा फरहान ने बहुत ही उम्दा बैटिंग की, जी। जिसकी तवक्को हमें फखर जमान से होनी चाहिए थी। वो काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है Seasoned और है। ऐसे मौकों पे बहुत दफा खेल चुके हैं। शाहजादा जब आउट हुए उसके बाद फिर भी जिम्मेदारी फखर जमान को लेनी चाहिए थी। वो गए, ठीक है, नॉर्मल खेले, बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग नहीं की। और जब देखा तो प्लेयर आउट हो रहे हैं उनके साथ में, तो फिर डीप जाना चाहिए, एंड तक जाना चाहिए था उनको, क्योंकि बहुत ज्यादा बॉल ली भी नहीं उन्होंने और बहुत ज्यादा रन बनाए भी नहीं उन्होंने। 47 एक नॉर्मल स्कोर है 12-13 ओवर के अंदर। तो वहां पे ये चले आउट हो जाते हैं। जब उनकी कैलकुलेशन करें तो 2 ओवर बाकी थे अक्षर पटेल के, वहां दोनों लेफ्ट हैंडर बैटिंग करने चाहिए थे। जहाँ पे साइम अय्यूब आउट हुआ, वहां पे मोहम्मद हारिस का आना बनता नहीं था। फिर फखर जमान आउट हुए, वहां पे कप्तान सलमान अली आगा का बनता नहीं था। उस वक्त दोनों लेफ्ट हैंडर होने चाहिए थे, जो कि आप मोहम्मद नवाज के बारे में बात करते हैं कि लेफ्ट हैंडर होता है तो हम बॉलिंग नहीं कर पाते, तो सेम चीज आपके साथ आई, तो आपने क्यों नहीं किया? वहां पे जब 4-5 बॉल निकल जाए ना, 2 मैच उनके अच्छे हो गए या 2 मैच हमारे, 2 ओवर हमारे अच्छे हो गए, गेम को टर्न कर देता है। वो जो 2 ओवर हुए ना, 14-15 ओवर, यहाँ पे गेम शिफ्ट हुआ है और विकेट गिरना शुरू हुई। ये मेन पॉइंट्स थे हमारे, जो कि एक फखर जमान की सूरत में और एक बैटिंग ऑर्डर जो राइट हैंडर्स आ गए वहां पे बहुत ज्यादा। फिर होता है क्या है, आपके पास छोटा टोटल है, 2-3 आउट कर रहे शुरू में, वो भी मिल गए। वो तो उनकी मिस्टेक्स थी, उन्होंने मार के वो आउट हो गए। लेकिन वहां पे आपको थोड़ा सा कैप्टेंसी, मुझे लगता है कि जो फील्ड प्लेसिंग थी वो नॉर्मल नहीं थी। नॉर्मल होता है आप अटैक पे जाते हैं। जब संजू बैटिंग कर रहे थे तिलक वर्मा के साथ, तो उसमें क्या होता है कि लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन दूर किए हुए थे अबरार की बॉल पे साइम अय्यूब। इसका मतलब है आप 1 रन ले सकते हैं आराम से। 1 रन का मतलब है कि अगर 12 रन आपने ले लिए तो वो आराम से उनके पास टाइम मिल गया अपनी ब्रीदिंग का, अपने ऑक्सीजन मास्क जो लगाया हुआ तो वहां से निकल गए। 20 रन पे 3 आउट इंडिया, और वो उनको अटैक ना करना तो वो जरूर मारते हैं। अगर फील्ड सारी अटैकिंग होती वो जाते मारने। ये नॉर्मल चीज है एक मैचेस के अंदर जहां मिस्टेक करवाई जाती है। वो जब वहां से निकल गए तो ऐसा लगा कि लंबी पार्टनरशिप हो जाएगी। फिर हमें एक चांस मिला सैन तलत का, कैसे छुटते हैं चले, लेकिन फिर भी हम अटैक पे नहीं गए। फिर जब अबरार ने संजू को आउट कर दिया, वो टर्निंग पॉइंट था। तो नेक्स्ट ओवर हारिस आ गए बॉलिंग कर रहे, हारिस रऊफ आ गए, जो अबरार को दोबारा करना था। अबरार को नहीं गया, उस ओवर में 14 से 15 रन बने, गेम दोबारा से इंडिया के पास चला गया और एंड चेंज हो गया अबरार का। एंड चेंज होना एक स्पिनर का वो बहुत मानी रखता है। उसी एंड से जब बॉल कर रहे थे तो स्पिनर्स का ज्यादा अमल दखल लग रहा था इस पिच पे, जो कि बॉल बैट पे नहीं आ रही थी। राशिद भाई, यही तो हमारा सवाल भी है और आपसे भी पूछना है, भट्टी साहब से भी पूछेंगे कि जब नजर आना स्टार्ट हो गया, पूरा मैच एक तरह से चल रहा है, अगर आपके कोई प्री कंसीव्ड आपने डिसीजंस लिए भी हुए थे, वो मैच को देखते हुए आप चेंज कर सकते थे। लिहाजा एंड में भी हारिस हु वाज टर्निंग आउट टू बी अ वेरी एक्सपेंसिव बॉलर फॉर अस, बार बार उसको, हारिस को चांस क्यों दिया जा रहा था, स्पेशली द लास्ट ओवर? नहीं, टाइम वहां से ना वो निकल गया था। वो जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि टाइम अय्यूब का 1 ओवर मिस कर दिया, 1 ओवर हमने लेट कर दिया, एंड चेंज कर दिया अबरार का। 3 ओवर या 2 ओवर हमने नहीं करवाए मोहम्मद नवाज, जो कि यहाँ पे बनता था। कल वाले मैच में मोहम्मद नवाज बनता था। तो आपका यहाँ पे स्पिनर के ऊपर बिलीव नहीं था, फास्ट बॉलर के ऊपर था। जब एंड पे चले गए 30 रन चाहिए ना, वैसे भाई क्यों नहीं बिलीव था? जब आपकी अपनी टीम का हाल स्पिनर्स ने बुरा किया है तो फिर क्यों नहीं था बिलीव? और आपको मतलब नजर आ रहा है कि Haris does not seem to be working out. And not just that, there's a history, you know, with Haris. He has been expensive in the past as well. और फिर अगर फास्ट बॉलर पे भरोसा था तो हुसैन को ले आते फिर। नहीं, मैच तो ना 17 ओवर तक 18 ओवर तक ना इंडिया के ग्रिप में आ गया था। और वो उनके पास विकेट थी, देखें पीछे उनके पास रिंकू सिंह मौजूद था, उनके पास अक्षर पटेल था। जिस ओवर में 15वें ओवर में हारिस ने 17 रन दिए, मैच वहां से बदल गया था। एब्सोल्युटली। पता है क्या, यहाँ हाँ हम बहुत सारी परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारी कैप्टनसी के मेजर फ्लॉस थे। जाहिर है प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भट्टी साहब कवर की, बहुत कुछ हुआ, आफ्टर द मैच भी बहुत सारा ड्रामा हुआ। आप हमें जरा इनसाइट्स दें, ब्रिंग अस अप टू स्पीड ऑफ द फील्ड।
देखें अब्दुल्ला और हुमा, मैंने लातादाद इंटरनेशनल मैचेस कवर किए, बहुत सारे दुनिया में कंट्रोवर्सीज हुई, लेकिन कल रात जो हमने मनाजिर देखे दुबई स्टेडियम में, ऐसा मंजर तो हमने देखा ही नहीं कि चीफ गेस्ट 1.5 घंटे से खड़े हुए और इंडियन टीम उनसे ट्रॉफी लेने से मना कर रही है। और फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के मनाजिर थे, लग रहा था कि हम किसी बीजेपी की रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गए। याया ने एक जब सवाल किया सलमान अली आगा से और उनसे कहा कि जी आप तो इंडियन सहाफियों के सवालात के जवाब दे रहे हैं, और हमने जब सूर्या कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल करने के लिए हाथ उठाया तो उनके मीडिया मैनेजर ने पाकिस्तानियों से सवाल नहीं पूछा। तो इंडियन मीडिया बजाय ये कि सूर्या कुमार भट्टी साहब, ये हमने नहीं पता था, बताएं कि हमारे सहाफियों ने वहां वॉकआउट क्यों नहीं किया? बिल्कुल बनता था। दरअसल हुमा, एक तो लेट इतना हो गया, तकरीबन पाकिस्तान टाइम पे हम लोग रात 3 बजे तक स्टेडियम में थे और इतने मामला लेट हो गए, लग नहीं रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। फिर बहुत सारी ऑफ द फील्ड एक्टिविटीज चलती रही और पाकिस्तानी सहाफियों की तादाद इंडिया के मुकाबले में खासी कम थी, और ये सब अचानक इस तरह हुआ कि लोगों को ये सोचने का मौका नहीं मिला। लेकिन बिल्कुल आपने जो सलमान अली आगा की बात की, सलमान अली आगा को बात करते हुए मीडिया मैनेजर को उनको ब्रीफ करना चाहिए कि अब आप जा रहे हैं, आपने क्या सवाल आपसे पूछा जाएगा और क्या जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के कप्तान जिस तरह मैच के दौरान फील्ड में बिल्कुल ऑफ कलर नजर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अच्छे जवाब दिए, लेकिन और बेहतर जवाब दे सकते थे जो उन्होंने नहीं दिए। जिसका हम पहले जिक्र भी कर रहे थे, जिसके लिए उन्हें ट्रेन किया जाना चाहिए, उनको गाइड किया जाना चाहिए, जो उनका प्राइमरी काम नहीं है। लेकिन जाहिर है अब दुनिया में स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज का हैंड इन हैंड अब ये है, और जिसमें जाहिर है वो घर से तो नहीं सीख के आते, वो तो खेल पे ही तवज्जो देते हैं, लेकिन उनको सिस्टम ग्रूम करता है। Abdullah, can it be said here कि हमारी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज आर वेरी पॉलिटिसाइज्ड, दे आर मेकिंग पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, तो हमें भी थोड़ा सा तो ग्रूम होना चाहिए ना कि हम जवाब तो दे सकें। जी भट्टी साहब, सूर्या कुमार यादव ने आखिरी जो बात कही वो मीडिया ने मेरे ख्याल में यहाँ भी कोड ऑफ कंडक्ट की वो वायलेशन कर गए। उन्होंने कहा कि इस टूर्नामेंट में मेरी जितनी मैच फीस है वो मैं इंडियन आर्मी के जो लोग थे जो मारे गए जंग में, उनके नाम करता हूं। फिर सलमान अली आगा ने एक बहुत अच्छी बात बताई जो अभी तक हाईलाइट नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जब हम बंद कमरों में मुख्तलिफ मीटिंग्स में मिले, वहां तो सूर्या कुमार यादव नॉर्मल थे, हैंडशेक करते रहे, लेकिन जब पब्लिकली ग्राउंड में आए वहां वो हैंडशेक करने से गुरेज कर रहे थे। फिर एक वो प्रेजेंटर्स का इशू आया कि इंडियन टीम ने पाकिस्तानी प्रेजेंटर के साथ टॉस करने से मना कर दिया, तो लिहाजा उन्होंने कहा कि चले न्यूट्रल प्रेजेंटर आ जाता है। उन्होंने कहा जी हमें न्यूट्रल प्रेजेंटर भी कबूल नहीं है, हमें इंडियन प्रेजेंटर चाहिए और रवि शास्त्री चाहिए। रवि शास्त्री कुछ अरसे पहले तक भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच थे। तो बस भारत ने अब ये समझा हुआ है, जिस तरह इजराइल है ना सियासत में, दुनिया में लोग गजा में मर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी हुआ था भट्टी साहब, ऐसा भी हुआ था कि जब टॉस हुआ था तो उसके बाद रवि शास्त्री ने बात की थी इंडियन कैप्टन से और वकार यूनुस ने बात की थी। जी, they were two presenters. They were two presenters. They were certainly two presenters. क्योंकि वो उस वक्त नजर तो नहीं आए थे, लेकिन आवाज अगर मैं गलत कह रहा हूँ, राशिद भाई तस्दीक करें, मैंने नहीं देखा कि एक टॉस के ऊपर दो अलग क्रिकेट की तारीख में पहली दफा हुआ है। There were many firsts in this tournament and this match as well. राशिद भाई, ये सवाल यहाँ आता है जो कि इंडिया से भी बड़ी इस किस्म की बातें एक्चुअली उठ रही हैं, और मोस्ट प्रोमिनेंटली शशि थरूर ने रिसेंटली ये बात की थी, इंडिया ने ये टूर्नामेंट क्यों खेला? मतलब अगर उनको इतने इश्यूज थे कि जहाँ हाथ नहीं मिलाना, नजरें नहीं मिलानी, ट्रॉफी कप नहीं उठाना, मतलब व्हाटएवर एल्स, व्हाई डिड दे इवन एग्री टू प्ले दिस टूर्नामेंट? व्हाई डिड दे नॉट प्ले इट? देखिए, इनके जो डोनर है वो अंबानी है और दूसरे रहे, टाटा हो गए या दूसरे हो गए, तो अंबानी के पास सारा कंट्रोल है क्रिकेट का, चाहे वो स्टार जियो हो या सोनी हो या आईपीएल हो या वर्ल्ड कप हो या एशिया कप, सारा कंट्रोल उनके पास है। जाहिर सी बात है, अगर ये बिग लॉस होता, अगर एशिया कप में इंडिया नहीं खेल रही होती या पाकिस्तान नहीं खेल रही थी, दोनों को कंट्रोल करने में उनका बड़ा हाथ रहा है।
और आगे भी वर्ल्ड कप में भी देखिए उन्हीं का हाथ होगा कि हम लोग बहुत सुनते हैं कि पाकिस्तान नहीं खेल रहा या भारत नहीं खेल रहा, लेकिन ये तो खेल रहे होते हैं। लेकिन कल रात जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था, वो बहुत ही अफसोसनाक चीज हुई है जो कल रात। हमारा स्टेप अच्छा था, मोहसिन नकवी साहब का, खड़े रहे वहां पे, ग्राउंड नहीं छोड़ा, और पाकिस्तानी कभी ग्राउंड छोड़ता नहीं है। इसमें अब पाकिस्तान को फॉरेन ऑफिस को यूज करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि 2030 में आई थिंक ये कॉमनवेल्थ गेम के लिए इंडिया ने अप्लाई किया हुआ है और 2036 में ओलंपिक के लिए जा रहे हैं। तो अगर तो आप लोग इस तरह की हरकतें करेंगे तो हमारे फॉरेन ऑफिस को इसमें इस्तेमाल करना चाहिए और इसको एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहिए हर जगह पे, हर कंट्रीज में। अपनी जो आपकी डिप्लोमेटिक चीजें हैं उनको इस्तेमाल करके इसका प्रोटेस्ट लॉन्च कर रहे हैं। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं है, ये तमाम स्पोर्ट्स है। अगर ओलंपिक हो रहा होता उसमें पाकिस्तान पार्टिसिपेट कर रहा होता, उसमें तो ये लोग जाते हैं, हाथ भी मिलाते हैं, सारी चीजें करते हैं। तो क्यों क्रिकेट में क्यों इतना ज्यादा इन्होंने किया और गेम को खराब कर दिया है। इनके सारे जितने भी लोग हैं आईसीसी में, मतलब ये तो सस्पेंशन की तरफ जा रहे हैं ना, ये एक्ट है सस्पेंशन की तरफ जाता है, हेडिंग टू सस्पेंशन। लेकिन क्या है, क्योंकि इनका चेयरमैन इनका है, इनका सीईओ इनका है, इनका फाइनेंशियल डायरेक्टर आईसीसी में इनका है, कमर्शियल डायरेक्टर इनका है, तो सारी चीजें तो इनके पास है। तो यहाँ पे पाकिस्तान को बड़ा टैक्टफुली ये हैंडल करना पड़ेगा, मोहसिन नकवी साहब को, और हमारे मीडिया को बहुत अच्छा प्ले करना पड़ेगा। और जितने भी कंट्री हैं, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो लोग हैं या आईसीसी के हैं, सही मानों में एक्चुअली क्रिकेट डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हुए अपने असर रसूख को बढ़ाना होगा। और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स राशिद भाई। भट्टी साहब मुझे बताइएगा, ये सारी चीजें जो इस खेल इस टूर्नामेंट के दौरान हुई विच आर वेरी अनफॉर्चुनेट, विच आर पेटी, ये चीज़ें दे वुड गो अननोटिस्ड। इस पे कोई कार्रवाई, मतलब क्या हम एक्सपेक्ट करें? एसीसी कार्रवाई कर सकता है, आईसीसी कार्रवाई कर सकता है, कुछ होगा, या फिर दुनिया और हम सब देखते रहेंगे और बात आगे बढ़ जाएगी और अगले टूर्नामेंट में कोई नया शोशा होगा? भट्टी साहब, हम इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि ये एसीसी जो है ये एक इंडिया की तरफ से एक ये पूरा टूर्नामेंट जो ये था जोक बन गया था। ज्यादा कंसंट्रेशन के आगे क्या करना है, हाथ में लाएंगे, ये नहीं होगा, फलाना, मतलब कौन जीता कौन हारा, ये बड़ी बात की चीजें रह गई, ये एक सर्कस सा बन गया। तो आईसीसी को कुछ एक्शन तो लेना चाहिए, आफ्टर ऑल गवर्निंग बॉडी है, उनको देखना चाहिए कि एसीसी का हाल क्या हुआ है इस टूर्नामेंट में। देखिए हुमा, मोहसिन नकवी साहब एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं, उनसे बड़ी शख्सियत तो कोई है नहीं, लेकिन वो उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। फिर अभी थोड़ी देर पहले जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि नवंबर में आईसीसी मीटिंग हो रही है, हम वहां मामला टेकअप करेंगे। अब ये देखें, पाकिस्तान को बंद गली में ले जाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ ये सैंक्शंस लगाने की इंडिया पसे पर्दा कहानियां चला रहा है। तो लिहाजा अब ये वक्त है कि पाकिस्तान अपना केस आईसीसी में मजबूत करे। वहां पर आपको पता है कि चेयरमैन उनका है, उनके हैं, सीईओ उनके हैं। बल्कि मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जहां पर मैच हुआ उससे आधे किलोमीटर के फासले पर आईसीसी हेडक्वार्टर है। कल इस फाइनल मैच को देखने के लिए ना आईसीसी के प्रेसिडेंट जय शाह है और ना जो संजोग गुप्ता है उनके सीईओ, वो भी मैच देखने के लिए नहीं आए। इसका मतलब उन्होंने पहले माइंड मेकअप किया हुआ था कि इस टूर्नामेंट में खराबी, कुछ ना कुछ रंग में भंग डालना है। तो लिहाजा पाकिस्तान को अभी नवंबर में तकरीबन कोई 5-6 हफ्ते बाकी हैं, लिहाजा पाकिस्तान अपनी लॉबिंग करे। और इसमें राशिद भाई ने बहुत अच्छी बात की कि इसमें फॉरेन ऑफिस को इन्वॉल्व करे और लीगल ओपिनियन ले कि अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ को कार्रवाई की साजिश करेगा और यकीनी तौर पर करेगा, तो फिर पाकिस्तान को उनको कैसे काउंटर अटैक करना है। मेरे ख्याल में अभी ये मामलात क्रिकेट से बहुत आगे जा चुके हैं। बल्कि मैं तो कहता हूं, कल सुनील गावस्कर ने भी एक कॉलम लिखा कि पाकिस्तान के साथ भारत को नहीं खेलना चाहिए। मैं भी यहाँ कहता हूं, पाकिस्तान को भी अब सोचना चाहिए कि पाकिस्तान ना खेले। अब T20 वर्ल्ड कप अगले साल होना है, पाकिस्तान कहे जी हम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलते, मतलब लिटरली तमाशा बना दिया गया है, तमाशा बना दिया गया है। तो राशिद भाई आपसे जान लें, अगर T20 वर्ल्ड कप अगले साल जिसका जिक्र कर रहे हैं भट्टी साहब, मतलब वो तो है भी इंडिया में होना है। चलिए हम अपने मैचेस अगर न्यूट्रल, होपफुली, मतलब यकीनन ही यही तय हुआ है कि श्रीलंका में, अच्छा श्रीलंका में कराएंगे, लेकिन अदरवाइज ओवरऑल चूंकि आईसीसी का टूर्नामेंट है, सारा कंट्रोल उनका होगा, तो ये तो
नहीं डाल देंगे एसीसी उसमें। में दुबई में ये हाल हो गया तो व्हाट एल्स टू वी कैन वी एक्सपेक्ट? ये तो अनकंट्रोलेबल होंगे वहां पे। देखिए, इसमें आपके पास सिर्फ मोहसिन नफी साहब नहीं, उनके साथ लोग कौन काम कर रहे हैं? क्या उनको इतना तजर्बा है कि वो इस केस को अच्छी तरीके से पेश कर सकें? आपको बहुत काबिल लोग चाहिए होंगे इस मामला के लिए। सिर्फ आप गवर्नमेंट पे रिलाई नहीं करेंगे, इस फील्ड के लोग मौजूद हैं। जो बात की है आपने वर्ल्ड कप की, ठीक है, हम ये बोलते हैं हम एक ग्रुप में नहीं होंगे, कुछ भी हो जाए हम एक ग्रुप में खेलना नहीं चाहते। उसी से आईसीसी को बहुत ज्यादा टेंट पड़ सकता है। आईसीसी क्या, बीसीसीआई को ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो होम है इंडिया में। तो यहाँ पे अभी वुमेन वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है अभी 3 तारीख से, उसमें भी बात कर सकते हैं, लेकिन करेगा कौन? हम तो काफी बचपन से सुन रहे हैं कि पाकिस्तान अब स्टेप उठाएगा, अब स्टेप उठाएगा, और नहीं उठा सकता, लेकिन उठा सका। लेकिन इस वर्ल्ड कप में जो फरवरी में इंडिया में होने जा रहा है, इसमें दो टोक बात करनी पड़ेगी पाकिस्तान में। पार्टिसिपेट देखिए, रोजाना ऐसी बातों से अच्छा है कि एक ही दफा बात कर लें कि भाई इंडिया से। अच्छा राशिद भाई, चले हम इन सारी बातों पे बात कर रहे हैं आगे के लिए। जी अब आगे के लिए जाहिर है ये सारी बातें पार्ट ऑफ द गेम नाउ, लिटरली होना नहीं चाहिए था, लेकिन 100 बातों की एक बात कि हमारी परफॉर्मेंस ऐसी होनी चाहिए कि हम अगले को शट अप कॉल अपनी परफॉर्मेंस से दे सकें। मतलब that तो goes without saying. अब हमें क्या करना है? ये इस टूर्नामेंट में हमने बहुत कुछ करके देख लिया, बेहतरीन टीम थी, हमने यही सुना यही कहा कि जनाब इन्हीं का बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे तो हम नताइज देंगे। What now from here onwards? हमारे कप्तान की कप्तानी, क्या हमें लगता है कि वो सीख जाएंगे कप्तानी, या उनकी अपनी जगह बनती है, उनकी अपनी कंट्रीब्यूशन इन द टीम क्या है? हारिस रऊफ का मुस्तकबिल क्या है? देखिए, इसमें परफॉर्मेंसेस अगर देखते हैं, मैं तो ये समझता हूँ लास्ट 3 या 4 मैचेस हुए, 4 या 5 प्लेयर खेले, बाकी जाते थे आ जाते थे। बॉलिंग भी कोई नॉर्मल थी। देखें, साइम अय्यूब से हमने बॉलिंग कराई, अच्छी बॉलिंग की। अबरार थे, शाहीन थे, ये 3 नजर आए, हमें प्रोमिनेंट नजर आ गए। बैटिंग में शाहजादा, फरहान, और बीच में नवाज कोई इनिंग खेल लेता, एक आध हुसैन तलत ने खेली, तो परफॉर्मेंसेस नजर नहीं आई हमें। फखर ने थोड़ा बहुत किया। एक होता है टीम वर्क, वो नजर नहीं आया। गेम अवेयरनेस, टीम वर्क, गेम सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है, वहां पे हमें ये कोचिंग स्टाफ का काम होता है। लेकिन अगर पूरी टीम की 17 जो मेंबर्स गए थे, उनकी कारकर्दगी क्या अगर बनाया जाए पूरा रिपोर्ट, तो वहां से आपको 4 से 5 प्लेयर नजर आएंगे जो कि इस स्टैंडर्ड पे क्रिकेट खेल सकते हैं। राशिद भाई, वैसे सॉरी, लेकिन हमने देखा था कोचिंग स्टाफ वगैरह वो काफी इशारे भी कर रहे थे और फिर मैसेज भी भिजवा रहे थे, मतलब उनकी भी एक इन्वॉल्वमेंट थी। जी नहीं, इशारों से टीमें थोड़ी चलती हैं। गौतम गंभीर में तो बैठा हुआ था, उसको पता था हमारी तैयारी क्या है। प्रिपरेशन उसी दिन या उसी वक्त नहीं होती। उस वक्त आपके पास जो होता है वो रियल टाइम डाटा वाले जो लोग होते हैं, वो गेम को कंट्रोल कर रहे होते हैं कि कौन सा बॉलर कितने एंगल पे स्पिन कर रहा है, किस एंगल पे हारिस रऊफ बॉलिंग कर रहा है। तो ये सारी चीजें शायद हमारे पास साइंटिफिक वे में हम नहीं खेलते। दुनिया आगे जा चुकी है, जिसका मैं काफी अरसे से ये बात कर रहा हूँ कि न्यूजीलैंड क्यों आगे चली गई। उनके पास साइंटिफिक वे में तरीका था कि अपनी कोचिंग को लेके गए। ये हम लोग ले लेते हैं, माइक हैसन को ले लिया, गैरी कर्स्टन को ले लिया, जेसन गिलेस्पी को ले लिया। हमें ये नहीं चाहिए। ये अगर आए तो अपनी टेक्नोलॉजी साथ लेके आए जो इनके ममालिक में यूज होती है। ये तो खुद अपने स्टाफ को लेके आ जाते हैं, पैकेज लेके। 4-5 वही लोग हैं जो कि माइक हैसन के साथ न्यूजीलैंड में थे, माइक हैसन के साथ आरसीबी में थे, माइक हैसन के पास किसी और में थे। तो मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन आओ, बिल्कुल आओ, टेक्नोलॉजी लेके आओ जो कि हमारी जो जनरेशन है उसको भी फायदा हो सके। मतलब अगर वो आ रहे हैं तो फिर हमें ये उम्मीद करेंगे ना, ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अपनी एक्सपर्टीज भी साथ लाएंगे, अदरवाइज तो आने का क्या फायदा है। मगर अहम बात मुझे बताइएगा, यहाँ से सलमान अली आगा ही कंटिन्यू आपको करते हुए नजर आ रहे हैं फॉर टीम पाकिस्तान T20 फॉर्मेट एज अ कैप्टन? बड़ा टफ लग रहा है, टफ सवाल है आपका ये, क्योंकि देखिए टीम अच्छा खेली है, नो डाउट। एज ए कैप्टनसी मैं डाउट नहीं कर सकता उनके ऊपर कि खराब की हाथ हो जाता है। वो तजर्बा नहीं है, वो कैप्टन नहीं थे, उनकी कामयाबी नहीं है एज ए कैप्टन कहीं पे भी। लेकिन यहाँ पे आपको वर्ल्ड कप के लिए शायद दूसरा एक एनर्जेटिक कैप्टन चाहिए होगा, जिसको गेम अवेयरनेस हो, जिसको गेम का पता हो बहुत ज्यादा, किस वक्त चेंजेस करनी है। मतलब स्पिनर का एंड तब्दील करने पे कमेंटेटर्स और हम सब अपने घरों में जो हमारा प्रोफेशन नहीं है, हम सर पकड़ के बैठे हुए थे, तो ये उनको भी तो पता होगा। एंड आल्सो एग्जिस्टिंग पूल में जब इन्होंने अबरार का एंड तब्दील किया था, बहुत ज्यादा गलतियां की हैं। मैं तो बेसिक यही थी कि जब उनके अंडर प्रेशर थे इंडिया, तो आप
6 ओवर हो गए तो 4 फील्डर। वैसे राशिद भाई कोई नाम प्रपोज कर सकते हैं, ऑब्वियसली एग्जिस्टिंग पूल में से ही कोई नहीं, कुछ ऐसा नहीं करना, ठीक है मेरे पीछे पड़ जाते हैं। नहीं बिल्कुल सही है। हाँ, we should not go there। अच्छा एक जाते जाते बिकॉज जी भट्टी साहब, जी मैंने ऐसे कल किसी से सरगोशी सुनी, अल्लाह बेहतर जानता है कि इसमें कितनी सदाकत है, कि अब दोबारा शाहीन शाह अफरीदी की तरफ देखा जा रहा है। चलिए ये जराए हम यहाँ पे डिस्क्लेमर दे दें। वैसे शाहीन शाह अफरीदी हैज डन वंडर्स इन पीएसएल विद जराए ये बता रहे हैं, और इस जाहिर है ये देखा जा सकता है उधर। थैंक यू भट्टी साहब, थैंक यू भाई। आगे भी इस पे बात करेंगे, अभी दिल नहीं भरा हमारा। और कुछ चीज़ें इस किस्म की भी, क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि चॉइस ऑफ वर्ड्स और ये हमारी साइड से और चीज़ें प्री डिसाइडेड होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर आप इंडियन टीम को देखें ऑल अक्रॉस द बोर्ड, उनकी मैनेजमेंट, उनके प्लेयर्स, आईसीसी इवन वो कह रहे थे ना भट्टी साहब कि वो लोग भी देखने नहीं आए मैच। They had decided what they wanted to do। वो बड़े कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने कैप्टन को दिया हुआ था कि भाई तुमने जो कहना है, जो करना है, हम तुम्हें बैकिंग देंगे। नहीं, हमें जब ग्रीन सिग्नल दिया हुआ था तो कोई ये पढ़ा लिखा भी देता कि क्या कहना है। ये इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है, पढ़ाई लिखाई वाला, और इस पे मैं बार बार बात करूंगी, पहले भी हम कर चुके हैं कि why are our players not groomed enough to speak and speak their mind with the right words। ब्रेक के बाद ब्रेक। और तो बात ये कल तुम्हारी वजह से हमारे दिल की धड़कनें कभी ऊपर जाती थी, कभी नीचे आती थी, और इसलिए इट मेक्स सेंस टू बी टॉकिंग अबाउट इट टुडे, क्योंकि वैसे भी कोइंसिडेंटली आज जी वर्ल्ड हार्ट डे है 2025। इसका थीम है डोंट मिस अ बीट। तो वो तो खैर कल पता होता तो ना करते मिस बीट्स, लेकिन एनीवे ऑन अ सीरियस नोट दिस इज़ एन इशू इन पाकिस्तान। दिल की बीमारियां भी हैं, कुछ एडवांस चीज़ें भी हैं, कुछ इनोवेशंस भी आई हैं। वी वांट टू टॉक अबाउट इट ऑल टुडे, और हमें ज्वाइन किया प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर सगीर, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं NICVD के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप इधर आए। और सबसे पहले तो आपको खिराज तहसीन NICVD की पूरी टीम को कि जिस तरह वो पाकिस्तान का एक एक्सीलेंस सेंटर बने हुए हैं और काम कर रहे हैं, लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट खिदमत कर रहे हैं। हैट्स ऑफ टू यू एंड योर टीम। हम वर्ल्ड हार्ट डे के सिलसिले में ज़ाहिर है अवामी आगाही के लिए ही बुनियादी बेसिक सवाल करेंगे। पाकिस्तान में दिल की बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, हमें पता है, क्या वजूहात हैं कि हम सबको दिल के आर्ज़े लाहक हैं? बहुत शुक्रिया है जियो नेटवर्क का कि उन्होंने आज हमें इस चीज़ के लिए बुलाया। डेफिनेटली हार्ट डिजीज़ जो है वर्ल्ड ओवर एक फिनोमेना है। पाकिस्तान में थोड़ी सी उसमें कबाहत ये ऐड हो गई है कि इसका बढ़ना हो गया है हार्ट डिजीज़ का। दूसरे जो शरियानों से रिलेटेड हार्ट डिजीज़ है वो यंग एज में आनी शुरू हो गई, जो कि बहुत अलार्मिंग है। और उसकी वजह से हमें अब ये भी सोचना होगा कि यंग एज में जो मोटी मोटी चीज़ें हैं उनका हमने ख्याल करना है। वो सारी चीज़ें जो हैं प्रिवेंशन से रिलेटेड हैं, कि अब अपने थेरेपेटिक्स पे नहीं जाना, प्रिवेंशन पे जाना है। ऑल्दो के NICVD में हर हार्ट अटैक के मरीज़ को हम फ्री में कर रहे हैं। डेली 35 से 40 होते हैं हार्ट अटैक के मरीज़, वो हम कर रहे हैं। मगर वो जब डैमेज होने के बाद हम करते हैं, काफ़ी फ़ायदा तो होता है मरीज़ों को, मगर डेफिनेटली हमें अब ये एक रुझान बनाना होगा मास लेवल पे, इंक्लूडिंग के हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए कि हमने प्रिवेंशन के लिए बहुत ज़्यादा काम करना है। कल हमारी हार्ट डे की जो रेड लाइट इल्यूमिनेशन थी, उसमें मेयर साहब से भी हमने रिक्वेस्ट की है, उन्होंने भी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है। तो हमें गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करके स्पेशली जो जंक फूड है उसके लिए कुछ लेजिस्लेशन, मेरी ज़ाती राय है, लोग समझते नहीं हैं मगर हम तो देखते हैं मरीज़ कि 9 बजे। आप ये एक्चुअली देख रहे हैं कि द कंजम्पशन ऑफ जंक फूड एंड ऑब्वियसली स्मोकिंग एंड एवरीथिंग, ये तो हमें पता है ना, सिगरेट नोशी ये तो और pollution, मतलब और भी हमारे बड़े फैक्टर्स हैं। जंक फूड वगैरह पे इतनी बात नहीं होती है, हमारे लिए रेगुलर है। नहीं, जंक फूड ऐसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि देखें वो एक तो जंक फूड है, प्लस उसके साथ जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो भी कुछ क्वेश्चनेबल होता है। दूसरी चीज़, हमें एक्सरसाइज की तरफ कोई रुझान नहीं है, हमने माहौल नहीं बनाया। मुझे अच्छी तरह याद है, हम अपने ज़माने में जब स्कूल में होते थे तो हमारे स्कूल में क्रिकेट ग्राउंड, हॉकी ग्राउंड, फुटबॉल का ग्राउंड होता था। तो हमारी मैंडेटरी था कि 4 बजे आप साइकिल पे स्कूल आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी होगी।
जब आप करेंगे तो फिर चीज़ें बेहतर होंगी। डॉक्टर साहब, एक जंक फूड तो खैर पहले जंक फूड होता था, अब जंकियर फूड हो गया, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ प्लास्टिक एंड लिटरल जी, जंक इन द जी, जंक फूड। जी। और ये जो आपने बात की एक्सरसाइज ना करना, डॉक्टर साहब, ये भी हमारी एक पाकिस्तानी या साउथ एशियन आप कह लें, ये हमारी साइकी है। अगर यू माइट अग्री विद अस और नॉट, लेकिन जो इंसान बचपन से ही अपना ज़रा टेक केयर करे, उसको बुली किया जाता है कि आप क्यों भाई अपनी इतना ख्याल रख रहे हैं, और मतलब उसको एक डाउन प्ले किया जाता है कि ये तो अल्लाह के हाथ में है सब कुछ और आगे चलो। हम लोग अपने मेडिकल चेकअप्स ईयरली जिस तरह पूरी दुनिया में होता है हम नहीं करवाते। ब्लड प्रेशर ना चेक हम करना ना भी कितनी इनकरेज बड़ी वजह करते हो हैं, ना करवाते हैं। कोई करवा रहा हो तो उसको थोड़ा सा डिस भी करते हैं, भाई इतने की तकलीफ हो गई। हाउ डू वी चेंज दैट? उसके लिए जो है ना आपने सिंपल तरीक़ेकार अपनाने हैं। सिंपल तरीक़ेकार में अभी हम एक शुरू कर रहे हैं, अपना फैंटास्टिक 4 स्टडी। फैंटास्टिक 4 में सिंपल चीज़ें हैं जो कि एक आम आदमी के लिए वो समझता है वो करेगा, और फिर उसको हम फॉलोअप में देखेंगे। मसलन फैंटास्टिक 4 में एक है आपका ब्लड प्रेशर नंबर, उसको पता होना चाहिए नॉर्मल। बिल्कुल। उसको अपने शुगर का नंबर पता होना चाहिए। उसको अपनी वेस्ट सरकमफ्रेंस का मेल में और फीमेल में पता होना चाहिए। और लास्ट इज कोलेस्ट्रॉल। ये 4 चीज़ें हैं जो एक आम आदमी को पता होना चाहिए, और फिर फॉलोअप में वो देख, जब एक नॉर्मल उसको पता होगा तो डेफिनेटली वो इंसानी हैसियत में फील कर सकेगा यार ये एबनॉर्मल है, ठीक है ना। अब मेरी वेस्ट सरकमफ्रेंस 46 है, मुझे पता है एबनॉर्मल है। तो इसके लिए हम शुरू कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ से, NAD, कराची यूनिवर्सिटी और IBA, अवेयरनेस, और हम इसका डेटाबेस बना रहे हैं मरीजों उनका सबका करेंगे, दोस्तों का, और 5000 का डेटा जमा करके फिर हम उसको पब्लिश भी करेंगे। और ये जो डेटाबेस बनेगी इसको फिर हम फर्दर। डॉक्टर साहब, अब ज़रा कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ आते हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब एरिथमिया, एक्स्ट्रा हार्ट बीट, मतलब ये पहले तो हमने ये टर्म्स वगैरह सुने भी नहीं हुए थे, एंड नाउ इट इज बिकमिंग मोर कॉमन इन यंगर पीपल आल्सो। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, व्हाट हैव वी डन टू कंट्रीब्यूट कि ये कैसे, मतलब हम ये जेनेटिक है या क्या है? देखें, इसमें अक्रॉस द बोर्ड जो है ना, ज़्यादातर जो है ना मैलिग्नेंस अपना जेनेटिक है, कंजेनाइटल कुछ मालफॉर्मेशन होती हैं जो उनकी वजह से है। अब उसकी मैनिफेस्टेशन की वजह से लोग थोड़ा सा परेशान होते हैं। एरिथमियाज अक्रॉस द बोर्ड जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म के, हार्ट के जो अपर चेम्बर्स हैं उनकी वजह से हैं, मिडल में जहाँ पे जंक्शन है वहाँ की वजह से हैं, या नीचे वेंट्रिकल की वजह से। जो ऊपर वाले जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन या SVT, ये सारी चीज़ें, ये तमाम चीज़ों की मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन की हार्ट और हार्ट के अलावा कुछ वजूहात हैं, वो सारी चीज़ें आम तौर पे नोन होती हैं, वो पिकअप हो जाती हैं, उसमें दवाइयाँ दे के कंट्रोल कर लेते हैं। जो SVTs हैं वो अगर आपको तंग कर रहे होते हैं तो अब बड़ा कॉमन हो गया है। कार्डियो में तकरीबन साल में 1000 से ज़्यादा हम केसेस करते हैं कि वो आप जो इलेक्ट्रिकल पाथवे है हार्ट का उसको मैप करके उसको एब्लेट कर देते हैं, तो वो SVT का मामला ठीक हो जाता है। क्योंकि वो ओल्ड एज में या मिडिल एज में SVT होना मींस के हार्ट रेट बहुत बढ़ना, वो दिल के लिए मुनासिब नहीं है, तो उसको हम फिक्स कर देते हैं, दवाइयाँ अपनी जगह पे हैं। उसके बाद जो मेन चीज़ आती है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग में आते हैं, वो एरिथमियाज आपके वेंट्रिकल से रिलेटेड हैं। वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं, इस वजह से भी कि आम तौर पे वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाते हैं। और आम तौर पे जो देखा गया है, जिन लोगों के दिल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, फीमेल्स में प्रेगनेंसी की वजह से एक फिनोमेना है, या ये कि मेल्स में हार्ट अटैक की वजह से, डायबिटिक अगर अनकंट्रोल हो, या इडियोपैथिक भी कहते हैं कि वो सारी चीज़ें जिनसे दिल बहुत कमज़ोर हो जाता है, तो उसमें फिर इलेक्ट्रिकल फिनोमेना जो है ना वो एरिथमिया में कन्वर्ट होने का अंदेशा बढ़ जाता है। मगर इसका इलाज है NICVD में, जो कि वैसे प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत महंगा है। क्योंकि डॉक्टर साहब ये 3D मैपिंग जो होती है आपका हार्ट एब्लेशन वगैरह, दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव। जी हाँ, ये सारी चीज़ें एक्चुअली एडवांस जो इक्विपमेंट है उन पे बेस्ड है, और ये चीज़ जो है हमारे कार्डियो में भी हो रही है। कार्डियो की जो ब्यूटी है ना, जिसमें सबसे बड़ा कमाल है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि उन्होंने ईच एंड एवरीथिंग इज़ फ्री। इवन के आप आएंगे ना वहाँ वैले पार्किंग भी फ्री है,
तो ये भी फ्री है, हमने शुरू किया है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नंबर हम नहीं कर रहे, हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हम कर रहे हैं, और विद इन 3 to 5 मंथ्स में हमारा इरादा है गवर्नमेंट से, गवर्निंग बॉडी से इजाज़त लेके हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एरिथमियाज इन पाकिस्तान जो है ना NICVD में। दैट वुड बी वंडरफुल, दैट वुड बी वंडरफुल। डॉक्टर साहब, एक और बात जो हमने पूछनी है आपसे, क्योंकि हम मेंटल हेल्थ पे बहुत बात करते हैं, और देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु सफ़र फ्रॉम एंग्जाइटी इश्यूज एंड पैनिक अटैक्स, और उस पर फौरी तौर पे ऐसा लग रहा होता है कि दिल बंद हो रहा है। एक आम टर्म है कि जी मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा दिल बंद हो और रहा है, फिर वो कंफ्यूजन होती है कि दिल का कुछ इशू है या दिमाग का इशू है। तो ये हमें समझाइएगा कि very long term anxieties and panic attacks, can they also lead to heart issues, a weaker heart, or how do people deal with this, क्योंकि mental health is a serious problem now? देखें, दिल की धड़कन बिला वजह बढ़ी रहनी वो एक दिल को तकलीफ पहुंचाती है। इसमें यही होता है कि जैसे आप इसको सिंपल एग्जांपल है, जो थायराइड के पेशेंट हैं उनका हार्ट रेट बढ़ा रहता है, फिर उनका दिल कमज़ोर होता है ओवर लॉन्ग टर्म। तो वो चीज़ें जिनसे दिल की धड़कन परमानेंटली बढ़ी रहेंगी वो डेफिनेटली हार्ट को डैमेज करेंगी। तो उसके लिए अगर तो पिकअप हो जाए चीज़ें जल्दी तो अच्छी बात है, अगर नहीं होती है जल्दी तो फिर परेशानी की बात है। और एरिथमियाज अगर उसमें कोई है तो डेफिनेटली वो पिक हो जाता है, मगर आमतौर पे ये होता है कि कोई इस तरह का कोई पैनिक अटैक है, ये है तो एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है पूरे कराची में जिसको हम कहते हैं चेस्ट पेन यूनिट। तो आपको NICVD या खान टब्बा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं, यू जस्ट गो टू द चेस्ट पेन यूनिट, वहाँ पे डॉक्टर असेस कर लेगा, ECG कर लेगा। बेस लाइन ECG हो जाए, उसमें सिर्फ दिल की धड़कन बढ़ी हुई पाई जाए तो किसी हद तक कंफर्टेबल है। हाँ, अगर कोई एरिथमिया है तो फिर डेफिनेटली उसको उसकी ट्रीटमेंट होगी। Got it. बातें तो बहुत सारी डॉक्टर साहब, लेकिन ज़ाहिर वक्त हमारे पास कमी होता है आपके वक्त का, ज़ाहिर यू आर अ बिजी मैन पर्सन। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर NICVD। Hope you picked up all the salient points and important features, और आप एटलीस्ट अपनी सेहत जो है अपने आप को तो असेस कर सकते हैं। और एक्सरसाइज प्लीज़, मैं कहती हूँ आपको अल्लाह ना करे किसी को भी कुछ हो, लेकिन ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज का एलिमेंट जो है वो डाल लें प्रीएम्प्टिवली। इट्स बेटर कि आप अपने आप को And पहले also keep a check on your blood pressure. Yes. तो अगर आपको नहीं मैनुअल आता तो अब वैसे मशीन आ गई है सेलों वाली, उससे आप चेक कर लें। एज इट इज डॉक्टर साहब ने वो फैंटास्टिक 4 की बात कर ली है अब्दुल्ला, जिसमें ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, वेस्ट कमर का साइज है, एंड ऑफ कोर्स शुगर एज वेल। सो इसको तो आप जरा चेक में रखें। इजाज़त देंगे? जी जी जी। मैं एक चीज़ को बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग भी इस पे कोशिश कीजिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि 9 बजे के बाद जो है ना आपका वाईफाई और डाटा बैंक बंद हो जाए। ट्रू। आप यकीन नहीं करेंगे कि यंग लोगों में ब्लड प्रेशर बढ़ने की एक वजह ये भी है कि 4-4 बजे तक सर्फिंग कर रहे हैं। हाँ, ये भी है। तो ये आप वाईफाई ऑफिशियली बड़ी बंद इंपॉर्टेंट बात की है आपने डॉक्टर साहब। सुन लिया ना आपने डॉक्टर साहब ने क्या है, फ़ोन रखें। यस, हम ब्रेक ले रहे हैं। सही। अच्छा, आपको कोई मैसेज आया ऐसा? नहीं आया। बात हम ये कर रहे हैं कि आजकल लोगों को फेक मैसेज तो असली आ रहा है उनको, कि जैसे आपका कोई चालान है, कोई चालान नहीं हुआ होगा लेकिन बड़ा ऑफिशियल लुकिंग SMS के थ्रू आपको मैसेज आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा, जैसे ये हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि जी आपका चालान है। अब ट्रैफिक पुलिस का ये कहना है, वो पैगामात दे रहे हैं कि किसी सरकारी इदारे से ताल्लुक़ नहीं है इन मैसेजेस का, और पुलिस जो है वो शहरियों को पर्सनल नंबर से कोई SMS नहीं भेजती। तो वो वार्न कर रहे हैं कि मैसेजेस अगर आ रहे हैं तो इस पे हरगिज यकीन मत करें। लेकिन ये सिलसिला शुरू कब से हुआ? जब से ये ई चालान का सिलसिला स्टार्ट हुआ ना, पिछले हफ्ते हमने आप काफी तफसीली इसकी बात स्कीमर भी नई नई चीजों के साथ आ जाते हैं ना। तो आपको पता है कि फौरन धोखेबाजियां तो साथ साथ चलना स्टार्ट हो जाती हैं, बिकॉज देयर आर पीपल हु आर सिटिंग। होशियार रहे, हम आपको यही वार्न करना चाहते हैं कि इफ यू गेट अ मैसेज लाइक दिस, प्लीज फौरन से पे करने ना पहुंच जाए। यू नीड टू चेक बिकॉज दीज मैसेजेस आर फेक। अच्छा जी। सो अभी हम सैलाब मुतासर इलाकों में क्या सूरत हाल है उसकी बात करेंगे, और सबसे पहले जाएंगे लोधरा। रजब अली हमारे साथ बता रहे हैं लोधरा में क्या अपडेट है। देखिए जी, दरियाए सतलुज का सैलाबी पानी तो उतर चुका है, लेकिन लोधरा की 200 से ज़ायद बस्तियों में अपनी तबाही के निशानात छोड़ गया है। सैलाब आने पर अपने घरों को सही सलामत छोड़कर महफूज मुकामात पर
और फ्लड रिलीफ कैंप पर या अपने अजीज़ों के यहाँ मुंतकिल होने वाले अफराद पानी उतरने पर जब वापस अपने घरों को आए हैं तो वो नाकाबिल शिनाख्त हो चुके हैं और बरसों की मेहनत से बसाए घर अब मलबे का ढेर बन चुके हैं। ज़िंदगी की रौनकें जो कल तक उनकी बस्तियों की पहचान हुआ करती थी, अब वहाँ पर वीरानी और बेबसी का आलम है। लोग खुले आसमान के नीचे अब बेयारो मददगार पड़े हैं। सैलाब मुतासरीन का कहना है कि अब तो इंतज़ामिया की तरफ से भी उनकी कोई मदद नहीं की जा रही, ना कोई खाने को मिल रहा, ना कोई राशन मिल रहा। उनका रोज़गार ख़त्म हो गया है। खेतों में पानी खड़ा है, वहाँ पर फसलें काश्त नहीं की जा सकती, चारा काश्त नहीं किया जा सकता, जानवर भूख से मर रहे हैं। हालात इंतहाई बुरे हैं और अब वो इस इंतज़ार में है कि कब हुकूमत की तरफ से नुकसानात के अजाले का सर्वे मुकम्मल हो और कब उन्हें इमदाद मिले और कब वो अपनी ज़िंदगी का पहिया दोबारा से शुरू कर सके। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उन्हें जल्द अज जल्द इमदाद फराहम की जाए ताकि सैलाब की वजह से आने वाली परेशानियाँ उनकी कम हो सकें। जी, बहुत मुश्किलात हैं लोगों को। रजब अली हमें बता रहे थे अभी भी जानवरों के चारे का मसला है, अदरवाइज इश्यूज हैं। अभी एक ब्रेक लेंगे। दिस इज गोइंग टू बी अ हेडलाइन ब्रेक। विल सी यू इन अ बिट। जी, आप तो बताएं कि ज़रा सैलाब पे और अब जो सैलाब निकल रहा है उस पे भी कंसंट्रेशन हमने करनी है। वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी तक अच्छा पता है हमारे कान में ना थोड़ी देर बाद आवाज़ आती है क्योंकि हमारे एडिटर्स, हमारी टीम विजुअल्स देखने पड़ते हैं ना, हमें तो काम करना पड़ता है। वी हैव टू डील विद इट, हम झेल रहे हैं इसको, सही है। तो हमारे कान में मुझे कहीं कोने से आवाज़ आती है, गुस्सा आ रहा है मुझे ऐसे देख के, तब चढ़ी है मुझे विजुअल करते हुए। बाकियों का काम है कि हमें ज़रा ठंडा करें, लेकिन अभी हम ठंडे नहीं होने वाले। बड़ी चीजें हैं जिस पे हमने डिस्कस करना है। सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया अभी, और हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम हम चेयरमैन पीसीबी की ट्वीट का जरूर जिक्र करेंगे जिस मुंह तोड़ जवाब की हम बात कर रहे थे ना, जिन अल्फाज के चुनाव की हम बात कर रहे थे। लेकिन सबसे पहले तो अब्दुल्ला, अगर तो आप मोदी का प्राइम मिनिस्टर इंडिया का ट्वीट आप मिस कर गए ना, तो उसके जवाब में मोहसिन नकवी साहब का ट्वीट आया। तो पहले तो हमें जरा मोदी साहब का, जितना हम वो बड़े बूढ़े होते हैं ना, वो तो जरा पीस मेकिंग की बातें करते हैं कि क्रिकेट और स्पोर्ट्स को अलहदा रखो, बाकी चीजें अलहदा हो। नो, ही इज नॉट लाइक दैट। तो मोदी ने ऑलरेडी हैशटैग ऑपरेशन सिंदूर लिखा ऑन द गेम्स फील्ड और कहा आउटकम इज द सेम, इंडिया विंस, कांग्रेट्स टू आवर क्रिकेटर्स। मतलब क्यों जोड़ रहे हैं आप एक जंग को जिसमें आपने मुंह की खाई है विद क्रिकेट टीम जिसमें आपने बड़ा अच्छा किया है। नो, वी आर नॉट टेकिंग दैट अवे फ्रॉम यू, बट व्हाई आर यू अटैचिंग द टू टुगेदर? उसके जवाब में नहीं, एक तो व्हाई आर यू अटैचिंग, फिर उसमें आप अपनी आवाम को फिर दोबारा गुमराह कर रहे हैं क्योंकि वो तो आप नहीं जीते थे ना, ये तो आप जीते, तो इस जीत को क्यों खराब कर रहे हैं उसके साथ जोड़ के? इन एनी केस नकवी साहब का क्या कहना था, आप बताएं। नकवी साहब ने आपको पता है जो कहा वो हम अब दोबारा से पढ़ भी देते हैं। इफ वॉर वॉज योर मेजर ऑफ प्राइड, history already records your humiliating defeat at Pakistan's hand. So ये वो अल्फाज हैं जिनका हम चाहते थे कि ये जो काटदार अल्फाज होते हैं ना, हाँ, जो हम चाहते थे कि हमारी टीम जैसे कि हमारे कैप्टन भी इतने No cricket match rewrite that truth. ट्रू, जितने मर्जी आप क्रिकेट टूर्नामेंट, क्रिकेट मैच जीत जाएं, जो आपके साथ मई में पाकिस्तान भारत जंग में हो चुका है, वो दोबारा नहीं लिखा जा सकता क्योंकि आपके अल्फाज में वो इतिहास का हिस्सा बन चुका है। अब वो तारीख में अब दर्ज हो चुकी है और हमारे लिए तो सुनहरी अल्फाज में दर्ज हुआ है वो वाक़या। सिकंदर एंड याया, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि हम कभी भी ये वॉर टाइप बातें ना घुसाते इस स्पोर्ट में, अगर उनकी तरफ से ये ट्वीट्स एंड चीज़ें ना आ रही होती। सिकंदर, Your thoughts you were there and you have been there throughout the tournament. On the finale. या कल तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं खुद खेल रहा हूँ। मैं रात से टेंस था, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि कल क्या होगा। बड़ी दुआएं भी की, सब कुछ किया। आज किसी ने बड़ा अच्छा दिलचस्प एक लाइन लिखकर मुझे भेजी है। उसने लिखा है कि जिंदगी बहुत आराम से गुजर रही थी कि अचानक इंडिया पाकिस्तान का मैच हो गया। सारी जिंदगी ऊपर नीचे हो गई, सारे उसमें इन्वॉल्व हो गए। मगर कल जो है जो क्रिकेट और स्पोर्ट्स का कत्ल हुआ है, जो बिहेवियर था, जो कुछ था, मैंने एक क्लिप आपको भी भेजी है कि इवन रवि शास्त्री जो है टीवी पे बैठ के कह रहा है कि कल जो ये हुआ ये क्या हुआ, ये खेल का हिस्सा नहीं है। और इससे जिस तरह भी आप लोग मोदी साहब का जो है वो ट्वीट आपने सुनाया, तो साफ बात है कि वो जो अपनी फौज की उनकी शिकस्त है वो उसके पीछे छुपना चाहते हैं। मतलब उनको जो शिकस्त हुई, उनको मार पड़ी, जो हिस्ट्री का हिस्सा बन गया है, कोई डिनाई नहीं है, दुनिया सारी इसको एक्सेप्ट कर रही है कि उनको फेटी पड़ी है। तो वो स्पोर्ट्स के पीछे छुपा रहे हैं, लोगों को खुश करना चाहते हैं कि जनाब देखिए हम तो क्रिकेट मैच में जीत गए और ये हमारा सिंदूर था और व्हाटएवर।
मैं क्या बोलूं इनको। मैं तो देखें हमेशा कहता हूं कि आईसीसी का मतलब है इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। कल जो अगर खुदा ना करे अल्लाह ना करे हम ये हरकत कर देते तो सोचे हमारे साथ क्या होता। शायद हम कभी सारी जिंदगी क्रिकेट नहीं खेल पाते जो उन्होंने हरकत की है। मतलब है कि हर लिहाज से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की हर चीज की झज्जियां उड़ा दी गई हैं जो कल। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये 3 दिन पहले मुझे पता था ये होने वाला है, ये होगा, और मैंने इसका जिक्र भी कर दिया था। जो हाथ नहीं मिला रहा वो ट्रॉफी क्योंकि उनके हाथों से लेगा, कैसे लेगा? जी सिकंदर कैरी ऑन। नहीं ठीक है, मैंने यही कहा था उनको भी, लोगों को, कि जनाब ये होगा, तैयार रहें। अच्छा, the beauty of this all is, sorry याहिया आपसे भी पूछेंगे, we stood our ground, सब कुछ ठीक है, ट्वीट की भी हमने बात कर दी, but the fact remains that India stayed undefeated throughout the tournament. They were the best team, they were the best players, और वही वाली बात है, the best team has to take the trophy, and they did. याहिया कोई शक नहीं होगा इसमें, लेकिन वो आप बिल्कुल उजले साफ कलफ वाले कपड़े पहन ले और उसके ऊपर एक दाग लग जाए ना, तो वो कपड़े आपके जो हैं फिर किसी दिखाने के काबिल नहीं रहते। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की अगर हम बात करें तो कल तो मेरे समझ ही नहीं आ रहा, मैं अभी तक अपनी नींद नहीं पूरी कर सका हूं। कल फाइनल जो है 28 तारीख को था और हम स्टेडियम से जो है 29 तारीख को वापस आए हैं, और कुछ हुआ इंतहाई अफसोसनाक था। और जिस तरह सिकंदर वक्त ने कहा कि उनको 3 दिन पहले ये बात पता थी, तो इतना ड्रामा करने की जरूरत क्या थी? सिर्फ ग्राउंड में इंडियन टीम ने ड्रामा नहीं किया, उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, बल्कि वो तो ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसे साफी लेकर आए हुए थे जिनका काम ही सिर्फ ह्यूमिलेट करना था। कल 35 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई भारतीय टीम के कप्तान सूर्या कुमार यादव की। मैं पहले सवाल से हाथ उठाता रहा, उन्होंने मुझे सवाल नहीं करने दिया। उसके बाद पाकिस्तान के एक साफी ने सवाल किया तो भारत के क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्या कुमार यादव बहुत अच्छे बंदे हैं, और 7 तारीख को जब ओपनिंग सेरेमनी हुई थी ट्रॉफी की, उन्होंने मोहसिन नकवी से हाथ भी मिलाया था। लेकिन ये जो कुछ हुआ वो दबाव में कर रहे थे, क्योंकि कल सलमान अली आगा जब कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, उन्होंने कहा कि यार ये सब हमारे लिए बड़े हैरानकुन था कि ग्राउंड में आके हाथ नहीं मिला रहे। कल एक और चीज हुई कि पाकिस्तानी कप्तान से वक्कार यूनुस ने बात की, भारतीय कप्तान से रवि शास्त्री ने बात की। ये कौन सी क्रिकेट हो रही है? उन्होंने कहा कि यार जब हम रेफरी मीटिंग में जाते हैं वहां तो ये हाथ भी मिलाते हैं, वहां तो ये मुस्कुरा मतलब भी करते हैं, बाहर आकर ये सब ड्रामा करते हैं। और मैं हैट्स ऑफ कहना चाहूंगा क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन रजा नकवी साहब को। और देखिए सबके इख्तिलाफात हैं, क्रिकेट बोर्ड कैसे चल रहा है, ये सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन जब कौम का मामला आता है ना, मुल्क का मामला आता है, तो वहां पर आपको साथ खड़ा होना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि मोहसिन नकवी साहब, मुझे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार वो तो जब तकरीबन तकसीम इनामात होती है, जो डिग्निटीज होते हैं, वो तो बिल्कुल 11th आवर पे आते हैं। मोहसिन नकवी साहब जो है वो 1.25 घंटा ग्राउंड में खड़े रहे। मैंने उनको ये बताया कि मोहसिन नकवी साहब इसीलिए ग्राउंड में खड़े हुए थे कि सारी चीजें वो देख रहे थे, उनको इस चीज का इदराक था। वरना ऐसे होता कि वो अंदर कमरे में बैठे होते, ये लोग बाहर से ट्रॉफी दे के निकल जाते। 1.25 घंटे तक वो फोन पे भी बात करते रहे, उन चीजों को भी देखते रहे, और उसके बाद दाद इसलिए देनी पड़ती है कि उन्होंने ये तय कर लिया कि भाई ट्रॉफी तो मैं ही दूंगा। बनता भी यही था। मैं आपको बताऊं, यूएफा फुटबॉल चैंपियनशिप की ट्रॉफी उनका प्रेसिडेंट देता है, आईसीसी के टूर्नामेंट होते हैं उसकी ट्रॉफी प्रेसिडेंट देता है, फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो है वो उसका प्रेसिडेंट देता है। तो इसमें ऐसी क्या बात थी? उसके बाद जो दूसरा काम किया मोहसिन रजा नकवी साहब ने, वो जो ट्वीट की आपने बात की, वो तो है ही है, लेकिन जो उन्होंने काम किया ना, नहले पे दहला, उन्होंने बोला, उन्होंने पूछा कि जी वो ट्रॉफी आपको देनी है। उन्होंने कहा जी हम तो नहीं लेंगे ट्रॉफी। 1.25 घंटे तक बातचीत होती रही, मुज़ाकरात होते रहे। उन्होंने कहा अच्छा जी ठीक है। वो जो सबसे मजे की बात हुई ना, वो ये हुई कि भारतीय टीम ये सोच रही थी कि मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे, ये चले जाएंगे, उसके बाद हम ट्रॉफी मिल जाएगी, तस्वीरें, वो चैंपियन का बोर्ड होता है उसके सामने खड़े रह के जो है वो सेलिब्रेट भी करेंगे। लेकिन मोहसिन नकवी साहब को भी दाद इसलिए मैं दे रहा हूं, उन्होंने कहा कि भाईजान ठीक है, उन्होंने ब्रॉडकास्टर को बोला कि जी आप ये बोलेंगे कि ये प्रेजेंटेशन सेरेमनी खत्म हो रही है। साइमन डूल जो न्यूजीलैंड के टेस्ट फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने कहा कि इंडियन टीम ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। उसके बाद ये कोई ऐसी इसमें बुरी बात नहीं है, उन्होंने कहा नहीं ले रहे ना आप अपने ट्रॉफी। उन्होंने मेडल्स भी नहीं दिए, ट्रॉफी भी नहीं दी, और वो लेकर चले गए। अब आप कर लीजिए। अब भारत के कप्तान आकर कॉमेडी शो कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिस तरह मैंने कहा कि 35 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हुमा और अब्दुल्ला
उनके अपने भारतीय मीडिया के जो सीनियर जर्नलिस्ट थे, जो सेंसेबल जर्नलिस्ट थे, उन्होंने उनसे सवाल किया कि सूर्या कुमार यादव जी ये बता दीजिए कि यहां से आप लेकर क्या जा रहे हैं, ट्रॉफी तो आपको मिली नहीं, खेल तो खिलाड़ी जो होते हैं अपने मुल्क के सफीर होते हैं, ये एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट से हम क्या सीख कर जा रहे हैं, क्या नॉर्म सेट कर रहे हैं, जवाब नहीं था उनके पास। हाँ, जवाब नहीं था उनके क्योंकि पास। फैसले कौन से उनके अपने थे, ये तो इतना मतलब, या फिर उनके अपने भी थे, there was a lot of pressure। एक इंतहा पसंद सियासी जमात के हाथों ऐसा लगा है, हॉस्टेज है, लिटरली हॉस्टेज है। अच्छा जी, अब अपनी परफॉर्मेंस पे बात करते हैं। सिकंदर, जाहिर है वी आर हार्ट ब्रोकन एंड हमारा दिल कल एक दफा नहीं, हमारा दिल कल कई दफा टूटा, क्योंकि हमें कई मौकों पे ऐसा लगता था कि हम ये मैच निकाल लेंगे। कल जब मैच शुरू हुआ तो हमें लगा हमारा दिन है, फिर जब मैच में पहली इनिंग खत्म हुई तो हमें लगा हमारा दिन नहीं है, फिर जब दूसरी इनिंग शुरू हुई तो हमें लगा हमारा दिन है, फिर दूसरी इनिंग खत्म हुई तो हमें लगा हमारा बिल्कुल ही दिन नहीं है। सो कहां हमने गलतियां की और किस किस की गलती थी? देखो अब्दुल्ला, कल जो है वो अप एंड डाउन तो बड़ा मैच हुआ, मगर ये कि हमारी पूरी जो बैटिंग लाइनअप है, 10 लड़के 62 रन्स पे आउट हुए। 62 के पूरे 10 लड़के आउट हो गए। ये हमारी बैटिंग का जो स्टैंडर्ड था वो आपके सामने है। कल के सुबह के प्रोग्राम्स में बार बार ओपनर्स का जिक्र किया जाता है कि ओपनर ऐसे हैं, ओपनर को निकालना है, ओपनर ऐसे है। तो मैंने उस वक्त टोका, मैंने कहा भाई सिर्फ ओपनर्स नहीं, आपके नीचे मिडिल ऑर्डर भी स्कोर नहीं कर रही। हुसैन तलत हुआ, आपका फहीम है, आपका नवाज है, आगा है, हारिस है, इन्होंने कुछ किया ही नहीं, कुछ नहीं किया। तो हमारा जो सिकंदर, आप जरा एक्सपर्ट ओपिनियन दीजिएगा। मतलब कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि ये कॉलेज के लड़के इनसे बेहतर शॉट खेलते हैं, जो शॉटें खेल के ही आउट हो रहे थे। देखिए वो तो बहुत ही खराब खेल रहे थे, मगर एक चीज का जिम्मेदारी मैं थोड़ी सी लेता हूँ कि मैंने आप ही के प्रोग्राम में इधर बैठ के कहा था कि सलमान अली आगा को कप्तानी दे जी, कि वो मुझे सेंसेबल लगता है, ये मेरा कसूर है, मैं मानता हूँ इसको कि वहां बैठ के बोला। मगर मुझे इतना उस लड़के ने डिसअपॉइंट किया है, ना उसमें एग्रेशन है, ना उसमें कोई चालाकी है, ना उसमें कोई क्रिकेटिंग के जो कप्तानी की सेंस होती है वो नहीं है उसके अंदर। मतलब मुझे बताइए कि 2 लेफ्ट हैंडर्स खेल रहे हैं, आपने खुद गेंद ही नहीं की। पूरे टूर्नामेंट में मैं कहता आया हूँ, जो भी मेरे प्रोग्राम सुनते हैं कि भाई आगा साहब आप बॉल कर लें, आगा साहब आप बॉल कर लें। टोटल उसने 2 ओवर कराए थे पूरे टूर्नामेंट में, ट्राई सीरीज में। यार ये ऐसा कुछ होता है, आप ऑफ स्पिनर हैं, आपको तैयारी करनी चाहिए। कह के थक गया कि भाई आप लोग हर लड़के को खिलाओ। एक लड़का मोहम्मद वसीम बगैर खेले पैसे जमा करके दुबई घूम के भाई, अगर आपने ये सजेशन दे ही दी थी और आपकी पावरफुल सजेशन थी तो आप तो दुबई में थे, आप यूएई में थे, आप इनको मिलते नहीं थे। आप इनसे वैसे आप लोगों का कोई इंटरेक्शन नहीं था, आप सीनियर भी हैं। एंड एडिंग टू इट सिकंदर, और भी मतलब बहुत सी सजेशंस बहुत से क्वार्टर्स से आ रही होंगी। वर दे इवन अवेयर, या फिर ये टोटली कट ऑफ हो जाते हैं व्हेन दे गेट इनटू अ टूर्नामेंट और उसके बाद किसी की नहीं सुननी? देखिए मेरा होटल डिफरेंट है, इनका टोटल डिफरेंट है, और ये लोग बहुत कम लोगों से मिलते हैं। आगा हो सकता है मुझसे बात कर लेता, मगर मैं तो टीवी पे मुसलसल बैठ के कह रहा था ना, हर एक को पता था कि मैं सिकंदर आप व्हाट्सएप कर देते हैं। और भी बड़ी दुनिया व्हाट्सएप कर रही होगी, एंड आई कैन इमेजिन इफ दे वांट टू कट ऑफ फ्रॉम इट। जी, नवाज से क्यों नहीं गेंद की? मतलब ये कि एक अजीब सी कैफियत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्शन में कि जी उससे पहले जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी उनको खुश दिल मिल गया था, ओहो खुश दिल हो रहा था, उसको मैच ही नहीं खिलाया। उसने शायद 1 या 2 मैच खेले। उसके बाद इस दफा कौन था, ओहो नवाज मिल गया, उससे बॉलिंग ही नहीं कराई। क्या 1 ओवर कराया? भाई क्या हो गया था? कहाँ बनता था कि अच्छा खासा इब्रार एक जगह से गेंद कर रहा था, आपको उसको पूरे ओवर करा देने चाहिए थे। वहां से आपने बॉलिंग चेंज करके पेसर को लिया। आई एम वेरी सॉरी, कैप्टनसी की वजह से हम कह सकते हैं कि कई दफा हम ये जो पूरे टूर्नामेंट में जो हमें मार पड़ी है उसमें कप्तानी का बहुत हाथ है। आई एम वेरी सॉरी, उसमें मेरा भी हाथ है कि मैंने भी उनको रेकमेंड किया था कि जी ये बैठ के टीवी के ऊपर कि ये लड़का मुझे सेंसिबल लगता है। तो एक और देखें, इसमें मैंने सजेशन भेजी थी कि वाइस कैप्टन जरूर रखें। एक मैं आपको फिर पीसीबी को एक सजेशन देता हूं, मैं एक एडवाइस करता हूं कि खुदा के वास्ते जब पीएसएल से कोई कोच ना उठाया करें। पीएसएल का जो कोच होता है वो सिर्फ अपने लड़कों को लुक आफ्टर कर रहा होता है। अभी भी वक्त है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाद पास की इस पूरी सिनेरियो को चेंज करें। लड़कों को खुदा के वास्ते लीग्स वगैरह खेलने ना दें। लीग्स खेलने से उनकी लीग्स के कोई परफॉर्मेंस तो इंप्रूव नहीं हुई। हम तो 62 में ऑल आउट हो गए
आपको चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट में इन सब लड़कों को भेजें और डोमेस्टिक क्रिकेट से लड़कों को उठाएं। ये डेटा शेटा नहीं चलता। एक कप्तान थे हमारे जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम लेकर आ गए थे, क्रिकेट को तबाह कर दी। ये डेटा तो वो लोग समझेंगे ना जो स्कूलों में जाते हैं, पढ़ते हैं, कॉलेज जाते हैं, पढ़ते हैं। तो डेटा वेटा नहीं, आपको फिजिकली आंखों से देखना पड़ता है कौन सा लड़का अच्छा है या नहीं है। डेटा एक छोटे से वक्त के लिए काम आता है, अंदर जब कप्तान उतर जाता है उसको याद नहीं रहता डेटा वेटा कि मैं कहाँ करनी है। अच्छा सिकंदर एंड याहिया, ओके फाइन, गॉट इट। अब जरा ये भी बताइएगा, और हम फॉर एन एग्जांपल हारिस रऊफ को यूज कर रहे हैं, हाउ मेनी चांसेस शुड अ क्रिकेटर बी गिवन? हारिस रऊफ इन द पास्ट हैज ऑलवेज also been very very expensive for the Pakistan cricket team, और फिर उस मौके पे लाके उनको उन पे डिपेंड करना, उनको खड़ा कर देना जहां वो रन पे रन दे रहे हैं अगली टीम को, जो कि हमने कल होते हुए देखा है याहिया। और फिर आखिरी ओवर, लिटरली आखिरी 2 ओवर्स में भी हमें लग रहा था कि शायद मैच बन जाए और हमारी तरफ ही आ जाए, हमें फेवर मिले, लेकिन लास्ट ओवर में जब हारिस वापस आ गए तो देन देयर वाज नो होप। भाई मोहतात रहिएगा, नाराज भी होते हैं वो। हाँ होते हैं, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट वी आर सीइंग। अभी जो हमने कल देखा है वो हम उसकी बात कर रहे हैं। जी आया, देखिए हुमा और अब्दुल्ला, बात यह है कि मैं दोबारा से एक बात करूंगा। मैं इतने अरसे से क्रिकेट को कवर कर रहा हूँ, मुझे एशिया कप में जितने भी अप्स एंड डाउन हुए, लेकिन मैंने पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी को बहुत ज्यादा एंजॉय किया, दिल से एंजॉय किया। मुझे यकीन था कि पाकिस्तान कल जीतेगा। मुझे लोग कल SMS कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे कि जी हुसैनी साहब आप क्या इरादे हैं, और बांग्लादेश का मैच हो चाहे पाकिस्तान के 147 का टारगेट हो, और कल जिस तरह रेजिलियंस टीम पाकिस्तान ने दिखाई है। सलमान अली आगा PSL में किसी टीम के कप्तान नहीं है, लेकिन आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि दूसरा टूर्नामेंट था, उसका उन्होंने फाइनल खेला, ठीक है, बैटिंग में डिलीवर नहीं कर सके, लेकिन आपको अगर याद हो 21 तारीख को पाकिस्तान 171 रन करके भी मैच हार गया था, और वहां पर लोग बात कर रहे थे कि यार हमने 20 रन मिस कर दिए। मैंने कहा T20 क्रिकेट में अगर आप 170 रन करके मैच नहीं जीत सकते ना, तो 200 रन करके भी नहीं जीत सकते। कल टीम ने जिस कारकर्दगी का मुजाहरा किया, ठीक है, हुसैन तलत ने क्या छोड़ दिया, आप सलमान अली आगा की बैटिंग को भूल जाएं, पाकिस्तान के कितने रन पे कितने खिलाड़ी आउट हो गए, सब खत्म हो चुका था। भाई अगर आप 6 ओवर में 50 रन नहीं बचा सकते, आपका प्रीमियर फास्ट बॉलर जो है, जिसका नाम हारिस रऊफ है, जिसका हुमा तस्करा कर रही हैं, सबको पता था जो एनर्जी थी, एक एंड से उसके 3 ओवर बाकी थे, एक एंड से शाहीन आफरीदी जिनके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था, उन्होंने 2 मैन ऑफ द मैच लिए, कल उन्होंने 1 विकेट हासिल की। आप देखिए में किस तरह है, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो है उनको जो है वो तनकीद का निशाना बनाया, तंज किया, प्रीमियर फास्ट बॉलर हो, जैसा भी फास्ट बॉलर हो, लेकिन कट शॉट कल पाकिस्तान टीम जो है वो सिर्फ हारिस रऊफ की वजह से हारी, और वो आपके सामने है। एक तरफ हारिस रऊफ को लगा कौन रहा था उस मौके पे, या आखिरी ओवर में हारिस रऊफ को कप्तान लगा रहा था ना, सो कप्तान और हारिस रऊफ। बताइए अब्दुल्ला, मुझे एक बात बताइए, आपका प्रीमियर फास्ट बॉलर है जिसके 3 ओवर आपने बचा के रखे हैं, जिसको डेथ ओवर का बॉलर कहा जाता है, जिसको T20 क्रिकेट का बॉलर कहा जाता है, अगर वो इस क्रंच सिचुएशन में, अगर वो इस टेंस सिचुएशन में आपको नहीं निकाल कर दे सकता, तो फिर आप क्या करेंगे? मगर कोहली के हाथों भी ये पिटे हैं, मतलब, और जब 1 ओवर में 17 रन खा लिए इन्होंने, अमेरिका में भी, हाँ, जब 1 ओवर में इन्होंने 17 रन खा लिए, तो तब भी, वैसे आप क्योंकि इतने अरसे से कवर करेंगे आया, तो तब भी बस यही था कि अब चूंकि ये हैं प्रीमियम फास्ट बॉलर, इसीलिए इन्हीं पे रिलाय करना पड़ेगा। नहीं अब्दुल्ला, और ऑप्शन था नहीं आपके पास। हारिस रऊफ के 3 ओवर कप्तान ने बचाकर किस लिए रखे थे? उनको OLX पे थोड़ी बेचना था। वैसे याया बचाया ही क्यों? बचा लेते, फिर बचा ही लेते। अदर ऑप्शंस, इट्स नॉट एज इफ ऑप्शंस नहीं थे। आप रीड द मैच एट दैट मोमेंट, और आप किसी और को लगाया, आपने हुसैन तलत को नहीं इस्तेमाल किया। साइम हैज परफॉर्म्ड सो मच बेटर in this tournament as a bowler. उसका एक बाकी था, नवाज का तो हुआ ही एक था। ऐसे नहीं होता, आपको आखिरी डेथ ओवर में फास्ट बॉलर ही चाहिए था उन कंडीशन के अंदर। आपने हुसैन तलत की बात की, हुसैन तलत को आप ओवर नहीं दे सकते थे, 1 ओवर साइम का बाकी था, आपने फहीम अशरफ से ओवर डलवाया, फहीम अशरफ ने फिर भी आपको 10 रन बचा के दिए। की तरफ से 3 विकेट, शाहीन आफरीदी 8 ओवर में 49 रन दे रहे हैं, और हारिस रऊफ साहब जो है 3.4 ओवर में जो है वो 50 रन दे रहे हैं। 6
6 ओवर जहां 147 रन का आप टारगेट दे रहे हैं, सिर्फ हारिस रऊफ के 4 ओवर में अगर आप 50 रन अच्छा सिकंदर ये से बात पूछते ये हैं फिर। नेचुरली हम एक एक का We नाम got your point, लेके yeah, you have a वी point. गॉट योर नहीं, पॉइंट, अब्दुल्ला- बट हमें अभी भी लगता है कि हारिस जो है ठीक है, बॉलिंग उनकी अच्छी नहीं थी कल, इट डिड नॉट सूट द मैच एट ऑल। हाउएवर लगाया तो उन्हें कप्तान नहीं था ना जी सिकंदर। मैं आपका जो शुरू का सवाल था ना कि हमें जो लड़कों का परफॉर्मेंस को किस तरह जज करना चाहिए, ये मेरी मतलब एज अ क्रिकेटर मैं समझता हूँ जो लड़का 50 मैच खेल जाता है ना, जब 50 मैच आप इंटरनेशनल मैच पाकिस्तान के लिए या अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, देन यू शुड बी अ विनिंग प्लेयर। आप वो प्लेयर हो कि जो Ideally. आपको वक्त पे मैच जिताएं। अगर 50 मैच खेलने के बावजूद भी आपका ये हो कि यार इसको खिलाएं ना खिलाएं या चलो इसको रख लेते हैं, फिर वो बेकार हो जाता है। देन यू मस्ट ट्राई न्यू वन। हमारे यहाँ Right. तो प्रॉब्लम है, हम नए बच्चों को चांस ही नहीं दे रहे, चांस ये भी ही है। नहीं दे रहे। मैं कह कह के थक गया हूं कि रिजर्व में कम से कम आप नए बच्चों को रखें, बच्चों को एक्सपोजर दें, जब भी तो बनेंगे। बाबर भी यही करते थे कि वो पूरी बैटिंग करते थे, नए बच्चों को चांस ही नहीं दिया उन्होंने। कभी नेपाल के खिलाफ भी वो जाके 100 करते थे। ये चीज यहाँ पर भी हो रही है कि आपको जब 50 मैच खेल लिए, देन यू हैव टू बी अ मैच विनर। 50 मैच खेलने के बाद जिनको तो 100 मैच हो गए, फकर के 100 कुछ से ज्यादा मैच, हारिस के 100 हो गए, हुसैन तलत वगैरह, इन सब के मतलब ये पुराने प्लेयर हैं, 10-10 साल से खेल रहे हैं, डेब्यू हुआ है। अगर ये मैच जिता नहीं सकते तो देन यू हैव टू गो फॉर द यंगस्टर। ये फार्मूला होना चाहिए। आपके 50 मैच हो गए इंटरनेशनल, आपने पाकिस्तान के लिए खेल लिया, देन यू हैव टू बी अ मैच विनर। अगर आप नहीं हैं तो वेरी सॉरी, ब्रिंग द न्यू वंस। मैं तो ये कहता हूँ। And then there were so many which were not utilized. They were part of the team. Case in point, मोहम्मद वसीम जूनियर was there. सलमान हसन नवाज। बिल्कुल, मतलब कि बहुत से थे जिनको यूटिलाइज भी नहीं किया गया। अच्छा कुछ ट्वीट्स हैं, अच्छा आपके पास भी है, जरा लेट्स टॉक अबाउट दिस नाउ। अच्छा बहुत सारी बातें हो रही हैं। हम जाहिर है हम अपने खत्ते की बात कर रहे हैं। हमने भारत जो चौतराहट अपनी जताने की कोशिश करता था, जो दुनिया को उसने बेवकूफ़ बनाया हुआ था, वो तो हमने बड़े क्लियर कट सेटल किया मामला। लेकिन अब जो क्रिकेट में हो रहा है, आपको क्या लगता है कि हमें किस तरह रिएक्ट करना चाहिए, हमें किस तरह बिहेव करना चाहिए? वी रियली अप्रिशिएट चेयरमैन पीसीबी कि ही स्टूड हिज ग्राउंड। उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी और उन्होंने कहा जी मैं चेयरमैन हूँ एशियन क्रिकेट काउंसिल का, ट्रॉफी लेनी है, मेडल लेने हैं, मैं यहाँ मौजूद हूँ, आप आइए, सौ बिस्मिल्लाह। हम हाथ भी मिलाएंगे और हम ट्रॉफी भी इज्जत से देंगे, इज्जत से दे रहे थे, हम खड़े में थे। मैं ये पूछना अब्दुल्ला, ये मैं याया से पूछना चाह रहा हूँ कि वो ट्रॉफी लाहौर आ गई है या नहीं आई है? उसको लाहौर लेके आ जाए। मैं मतलब ये पीसीबी को मशवरा दें कि उनको दे ही ना। मैं तो यही कहूंगा, उन्होंने बहुत अच्छा किया कि उठा के पैक करके लिया, उसको लेके लाहौर आए। You have any information regarding the trophy के बाद में was it handed over later to the hotel या फिर नहीं? नहीं अब्दुल्ला, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के ऑफिस चली गई है और अब इंडियन ये ऐसे नहीं होगा कि कोई बदमाशी करके आप जो है वो ताला तोड़ेंगे। या मैं वेरी सॉरी, मैं तुम्हें काट रहा हूँ। जब एक बंदा बदमाशी करता है ना, फिर दूसरे को भी थोड़ी सी करनी पड़ती है। You're drawn into that. You are drawn into that. सिकंदर, you have a point there. अच्छा जी, एक ट्वीट हम पढ़ रहे हैं, ये प्रेसिडेंट है आम आदमी पार्टी जो कि इंडिया में है, सौरभ भारद्वाज। अच्छा, उन्होंने एक तस्वीर लगाई हुई है जिसमें इंडियन कैप्टन जो है 15 दिन पहले मोहसिन नकवी के साथ हाथ मिला रहे हैं, जिसके बारे में अभी हमने तस्करा भी किया है। और उनका भी यही कहना है जो कि हम सारे फील कर रहे हैं, हाउ इंडियन एंड पाकिस्तानी प्लेयर्स आर मेयर पॉन्स इन अ प्रॉक्सी प्रोपेगेंडा वॉर प्लेड बाय ऑल पावरफुल नेताज ऑन बोथ साइड्स। वैसे इन्होंने बोथ साइड्स का है, हमें लगता है कि इट वाज वन साइडेड क्योंकि वहां बहुत हो रहा था। बिकॉज उनका फिर एक और ट्वीट में ये कहना है कि इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वेरी सीरीज जो अभी हुई है, 15 डेज बैक आप हाथ मिला रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहना है कि द प्लेयर्स वर गिवन अ न्यू स्क्रिप्ट सो दैट दे कुड रन प्रोपेगेंडा इन द कंट्री। ये इंडियन प्लेयर्स की बात कर रहे हैं। मतलब ये बातें, ये आवाजें इंडिया से उठ रही हैं कि किस तरह ये गए थे इस टूर्नामेंट में और फिर इनको क्या कमांड्स दिए गए कि आपने क्या क्या करना है और क्या क्या आप नहीं कर सकते। और ये फिर राजदीप सरदेसाई ने भी इसको इसी मौक़िफ़ को दोहराया हुआ है कि ये सिर्फ स्क्रिप्ट फॉलो किया जाता है, सेकंड किया है और ये एक बड़े गेम का हिस्सा है। नहीं, मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूं हुमार अब्दुल्ला कि भारत की टीम तो क्रिकेट खेलने के लिए आई थी और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर सूर्या कुमार यादव 7 सितंबर को मोहसिन रजा नकवी साहब के साथ हाथ नहीं मिलाते, क्योंकि मोहसिन रजा नकवी साहब उस वक्त भी वजीर दाखिला थे, बिल्कुल वही थे, उस वक्त सरबराह थे। उस वक्त आपने क्यों हाथ मिला लिया उनसे? आप वहां भी नहीं खड़े होते, आप वहां तो खड़े हो गए।
उसके बाद जो कुछ इंडिया में हुआ और फिर अंडर प्रेशर आई भारत की टीम, और फिर भारत की टीम के ड्रेसिंग रूम में जो भारतीय जनता पार्टी के सरकर्दा रहनुमा ही मैं उनको कहूंगा, साबिक टेस्ट क्रिकेटर गौतम गंभीर साहब मौजूद हैं, और उसके पहले जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। और उसके बाद जब पाकिस्तान टीम ने प्रेशर डाला और जब भारत के मीडिया को जो जिस तरह हॉस्टाइल अंदाज में सवालात कर रहे थे, पाकिस्तान टीम ने 2 मरतबा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म इसलिए किया कि कोई खिलाफ तवक्को बात ना हो जाए, कोई ऐसी बात ना हो जाए। उसके बावजूद भारतीय मीडिया का जो प्रोपेगेंडा था, जो स्टाइल था, वो फिर टर्न डाउन हुआ। भारत में वो लोग जो कि पहले कह रहे थे कि हाथ नहीं मिलाना चाहिए, खेलना नहीं चाहिए, वो कहने लगे नहीं जी हाथ भी मिलाना चाहिए, खेलना भी चाहिए। और फिर मैच से फाइनल से पहले जब भारत को धक धक लगा कि यार अब तो पाकिस्तान टीम बाउंस बैक कर रही है, ये कहीं हमें हराना दे, तो फिर उन्होंने कहा कि यार सिर्फ क्रिकेट की बात करो, ये इधर उधर की बातें ना करो। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है मुझे कि भारत की टीम के खिलाड़ी जो हैं वो एक बार फिर इस्तेमाल हुए और भारत की टीम के खिलाड़ी भी चाहेंगे। लेकिन ये जो सब कुछ हुआ उसके बाद आपने भारतीय वजीर आजम की ट्वीट की बात की, और उसके बाद अगर आपको याद हो 14 तारीख को मैच हुआ जब एंडी पाइक्राफ्ट का इशू बना, 17 तारीख को पाकिस्तान ने मैच के बाइकआउट की धमकी दी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ख्वाब खरगोश के मजे ले रहा था। लेकिन जब 21 तारीख को पाकिस्तान का मैच होता है, पाकिस्तान प्रेशर बिल्डअप करता है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जाग जाता है। हारिस रऊफ को भी बुला लेते हैं, साहबजादा फरहान को भी बुला लेते हैं, भारतीय कप्तान को भी बुला लेते हैं। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने कार्ड बहुत अच्छे तरीके से खेलने हैं। और मोहसिन रजा नकवी साहब ने जिस तरह फ्यूजन मॉडल लेकर आए, पाकिस्तान की खवातीन टीम भी भारत खेलने के लिए नहीं जा रही, टूर्नामेंट भारत में हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपने सारे मैच श्रीलंका में खेलेगा। तो अब पाकिस्तान को कार्ड अच्छे तरीके से जरूरत है, क्योंकि ये भारतीय आईसीसी का ये जो जी वी गॉट योर पॉइंट याया भाई, थैंक यू सिकंदर भाई, थैंक यू सिकू भाई। और so in the sense if this was all about cricket, we have to take a break हुमा, बाद में कहेंगे, लेकिन कुछ कहना मेरी थॉट रह गई थी अब्दुल्ला पीछे, और आपने बहुत अनाउंस कर दी थी। अब मैं कहने लगी हूँ, कहने ये लगी हूँ कि देखिए या तो ये टूर्नामेंट पूरा क्रिकेट का ही होता ना, और भी टीमें थी, याद है किसी को, देयर वर अदर टीम्स आल्सो, हम तो पाकिस्तान इंडिया पे ही रह गए। तो इंडिया प्लेड वेल एंड दे वन। हैड इट ओनली बिन अ क्रिकेट टूर्नामेंट, इट बिकेम सो मच बिगर देन दैट कि इंडिया नॉट जस्ट वन, दे गॉट एक्सपोज्ड ऑल्सो। क्योंकि एक आप ना, आपकी असलियत क्या है, पीछे आप हाथ मिला रहे हो और सामने आप आके कह रहे हो तो हम तो हाथ भी नहीं मिलाएंगे और हम ये विन उसको डेडिकेट करते हैं तो धमाका फलाना। मतलब कितने प्रेशर में हैं आप कि आप इनवेरिएबली एक्सपोज ही कर गए अपने आप को। मेरी राय ये है कि आप अपने माशरे, अपने मुल्क की असलियत दुनिया के सामने इसलिए इन्हीं हरकत की वजह से रख रहे हैं कि हुमा कि हमें आपके साथ हमदर्दी है, वी एम्पैथाइज विद यू, क्योंकि हमें पता है कि अगर आप वो स्क्रिप्ट जो बीजेपी ने आपको दिया है वो नहीं फॉलो करेंगे तो हो सकता है आपको घर जाएं तो आप पे पत्थर बरसें, या फिर आपके घरों को लिटरली आग लगा दी जाए, या बिल्डोजर लेके लोग पहुंच जाएं, क्योंकि इतना वॉलेटाइल हो चुका है वो माशरा और इतना अदम बर्दाश्त का शिकार कर दिया गया है ऊपर वाली पॉलिसियों की वजह से मुल्क को और पूरी सोसाइटी को कि आप लोग मजबूर हैं। और हाँ, वी काइंड ऑफ एम्पैथाइज विद यू ऑन दैट। Yeah, so and as you will have witnessed कि हम तो अपनों को बड़ा पॉजिटिवली क्रिटिसाइज भी कर देते हैं, उसके बाद वो अपने घर में भी आते हैं और अच्छी तरह जीते हैं, और अगली बार जाते हैं किसी और टूर्नामेंट में हम फिर उनके साथ होते हैं। सो दैट इज हाउ यू ट्रीट योर स्टार्स एंड ऑल, नॉट द वे द अदर वन। हैविंग सेड दैट अब्दुल्ला, हैविंग सेड दैट, अगर सिर्फ क्रिकेट तक की बात होती ना, एंड यू राइटली वन एज वेल, यू वर द बेटर टीम। हम तो तारीफ कब से कर रहे हैं कि क्या बात है भाई तुम लोगों की, लेकिन व्हाट हैपेंड अराउंड इट was so disappointing and मुझे ना as a neighbor मुझे थोड़ी सी एक second hand embarrassment हो रही है आप लोगों के लिए, because you got exposed that way. Having said that, of course, और आपके अपने मुल्क में क्या माहौल है और कितनी अदम बर्दाश्त है, कितनी टॉलरेंस है, ये वो also kind of exposed that too. हमारे कप्तान सलमान अली आगा ने एक बड़ी अहम बात की है। वैसे तो हम बात कर रहे थे कि उनको चॉइस ऑफ वर्ड्स और क्या क्या हमारे जहन में आ रहा था, लेकिन ये दोबारा हम बात सुन सकते हैं? Yes, please. हाँ, दोबारा ये बात सुनिए, बड़ी अहम बात है। A real sports person और a cricketer at heart, जिसको खेल से मोहब्बत होती है ना, उसको ज़रूर दुख महसूस होता है जो भारत इस खेल के साथ कर रहा है। एंड ऑल्सो हम ठीक है जी, भारत बड़ा स्टूप कर गया है लो और कर रहा है जो हरकतें कर रहा है, लेकिन वी ऑल्सो नीड टू स्टैंड आवर ग्राउंड, क्योंकि बुली के सामने आप जितना सरेंडर करेंगे बुली आपको और बुली करता रहेगा। यू हैव टू स्टैंड अप इन फ्रंट ऑफ द बुली, क्योंकि जिस तरह वो बुली का किरदार पहले भी निभाता रहा है बिग 3 की सूरत में, और जो भी है जो अब हरकतें हैं, एक हाई मोरल ग्राउंड सबको लेना अच्छा लगता है और हम लेंगे, और हम दुनिया को ये बताएंगे कि किस तरह जेंटलमैन गेम खेला जाता है, लेकिन बुली
की बुलिंग के सामने खड़ा होना पड़ता और है। छोटी सी एक एग्जांपल देके आगे चले जाते हैं, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। आपको पता है ना कि उनका भी वो वाला टाकरा है जिस तरह पाकिस्तान इंडिया का समझा जाता है। मतलब एशेज का नाम एशेज क्यों है? क्योंकि उन्होंने विकेट जला के एशेज बना के वापस भेजा था। तो वो दुश्मनी का लेवल आप देखें, बट व्हेन दे प्ले इन द ग्राउंड मतलब कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं होती, द बेटर टीम विंस। उसके बाद कोई एक दूसरे पे चढ़ाई नहीं होती, एक दूसरे को कमेंट्स नहीं मारे जाते। तो देयर इज अ मॉडल आउट देयर वेयर आर्च एनिमीज आल्सो वर्क टुगेदर इन द सेंस दे प्ले टुगेदर, और बड़ी रिस्पेक्टफुल एक गेम जो जिसको जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है। व्हाट हैपेंड हियर इन दुबई इन द एशिया कप इज नॉट वन ऑफ देम। दूसरी चीज एक चीज मेरी रह जाएगी ना, मुझे कहनी जरूरी है, और मैं बार बार कहती हूँ, और हर टूर्नामेंट के बाद मैं ये कहती हूँ कि लिसन, आवर बॉयज नीड टू groom themselves. They need to be able to speak their heart and mind with the right words, with the right expression. जो उस वक्त ज़रूरत होती है। इतनी बार ये कहीं से जीत के आते हैं या नहीं भी जीत के आते, तो आपको ऑफर्स हुई हुई हैं, स्कॉलरशिप्स मिली हुई हैं हमारी टीम को कि आके ज़रूर पढ़ें, थोड़ा सा अपने आप को करें, थोड़ा सा बेहतर पॉलिश करें, तो करें, ज़रूर करें, बिकॉज देर आर सो मेनी टाइम्स उस वक्त की कोई चीज़ कहनी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन वो उस तरह निकलती नहीं है। और तो एट द सेम टाइम आप मतलब मेरे सामने वाला मुखालिफ और मेरा इतना स्टॉन्च दुश्मन हो और वो इतना इस तरह से बोलता हो या इस तरह से बिहेव करता हो, तो मैं तो अड़ जाऊं कि मुझे उससे बेहतर होना है। हाँ बिल्कुल, मैं तो अड़ जाऊं, तो आपको नहीं तब चढ़ती कि यार हमें बेहतर होना है, हर मामले में बेहतर होना है। तो फिर मैं कहती हूँ क्रिकेट ही बेहतर हो जाए तो फिर बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यहाँ पे बोलना भी सीख लें सारे। इन एनी केस ये 2-4 थॉट्स थी, वी वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट दैट, और भी बातें हैं बिलीव इट और नॉट, लेकिन ब्रेक लेनी है उसके बाद करेंगे, वादा। अच्छा जी, वैसे बहुत सी बातें और भी करनी है, जैसे कि आपको पता ही है कि मुल्क में पहली बार बच्चियों को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए शुरू की गई मुहिम का पहला मरहला 27 सितंबर को ख़त्म हो गया। अब वो मरहला कैसा गुजरा, दैट इज़ अनदर क्वेश्चन ऑल टुगेदर। पहले मरहले में इस कौमी मुहिम का दायरा जो है वो पंजाब सिंध, आज़ाद जम्मू कश्मीर, इस्लामाबाद तक महदूद था, मगर इस मुहिम के साथ भी वही हुआ जो हमारे यहाँ वैक्सीनेशंस के मामले में होता है। नोबडी शुड बी सरप्राइज के लोग कितने रेजिस्टेंट थे कि हम ये इस हद तक रेजिस्टेंट थे कि 3 दिनों में मंडी बहाउद्दीन में 2 दफ़ा इनको हमला भी किया गया है और वैक्सीनेशन टीम्स अब खौफ व हिरास का शिकार हैं, विच इज़ रियली ट्रैजिक। मतलब हम उस इंतहा को पहुँचते हैं, और किस लिए ना लगाएं, आपको नहीं लगानी ना, कोई बंदूक रख के तो आपको नहीं ये वैक्सीन लगवाने पे मजबूर कर रहा। ये दिस इज़ नॉट अ मैंडेटरी वैक्सीन, हम इनकरेज कर रहे हैं, आप लगाएंगे तो आपके अपने बच्चों की हिफाजत होगी, लेकिन अगर नहीं लगानी तो ना लगाएं भाईजान। किसी पे हमला करने की क्या जरूरत है? और जो लेकिन कर अगर रहे नहीं हैं, लगानी तो यू शुड हैव अ गुड रीजन कि आपने क्यों नहीं लगवानी, बिकॉज देयर इज नो रीजन अदरवाइज कि क्यों नहीं लगाएं। मतलब ये आपके लिए बेहतर एक चीज़ है, मुफ्त में एक चीज़ है, वरना फिर आप जाएं तो समझ जाएं पहले तो इस चीज़ को, फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे इसको लगाने के लिए। मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही कि लोग इसको रिफ्यूज़ क्यों कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब का क्या कहना था, जिन्होंने खुद पब्लिकली अपनी बेटी को लगवाई है वैक्सीनेशन, ताकि लोग एटलीस्ट अच्छी चीज़ को फॉलो तो करेंगे, लेकिन बहुत ने किया, बहुत ने नहीं। क्या कहना था ये देखें। जो हमारे पास एविडेंसेस आ रही हैं कि सारा सोशल मीडिया का जो झूठा प्रोपेगेंडा है जो इनिशिएट हो रहा है कहीं से, वो उसकी जो है वो हमारे पास आज मेरी डीजी ने मुझे ब्रीफ किया, वो उसके एविडेंसेस मिल रहे हैं हमारे दुश्मन ममालिक की तरफ, उसका इशारा जा रहा है। जंग के बाद ख़रीदना हमने कहा बंद हो गया सारा। अब ये वैक्सीन जो आ रही हैं चाइना से, तो वो पूरा बिजनेस जो है वो मॉडल भी चेंज हुआ है सारा। बहुत अजीज़ है अपनी बच्ची, मुझे कौम की सारी बच्चियां अजीज़ हैं, तो मैं तो यही कर सकता था और हमने किया, और उसका बहुत असर है। 40-40% जो है वो उस दिन में थी हमारी वैक्सीन वो कैंपेन की रिपोर्ट, उसी दिन पंजाब में वो 58% पे चली गई, 18% का जंप लगा है। मंडी बहाउद्दीन के वाक़यात का जिक्र कर रहे थे, और हेल्थ सुपरवाइज़र हैं शमीम अंजुम, उनका ये कहना है कि उनको हमला आवर ने ज़दोकोब करने की कोशिश की और उनको अपनी साथियों समेत जान बचाने के लिए स्कूल से बाहर भागना पड़ा। ख्वाजा इमरान नज़ीर वज़ीर सेहत पंजाब हमारे साथ हैं। ख्वाजा साहब, ये बड़ा अफसोसनाक किस्म का इंसिडेंट है। एक तो वैसे ही रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा है किसी भी वैक्सीनेशन में, पोलियो के केस में तो हम दहाइयों से ये देख ही रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा लग रहा था कि ये बच्चियों के लिए वैक्सीनेशन लोगों को समझ आ जाएगी, और फिर इतना बड़ा हमला हो जाना।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जियो का शुक्रगुजार हूं कि आपने इस कैंपेन के स्टार्ट होने से पहले भी मीर खलील रहमान फाउंडेशन ने एक बहुत बड़ा अवेयरनेस सेमिनार भी किया, अपना एयर टाइम भी दिया, और आज आपने जिस तरह से इंट्रो में भी बात की है, मैं आपका पर्सनली भी शुक्रगुजार हूं, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये जो वैक्सीन है ये इनकी बच्चियों को, उन बच्चियों को जो हर महीने पाकिस्तान में खुदा न खास्ता 297 बेटियां बच्चियां इसका शिकार होकर मौत के मुंह में जाती थी, ये जो 147 ममालिक में लगाई जा रही है बेशमूल सऊदी अरब, ये उनकी बच्चियों को एक नई लाइफ देगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में मरियम नवाज शरीफ साहबा की ज़रिए क़यादत हमने फ्रंट से इसको लीड किया है, और पंजाब में इसका जो सक्सेस रेट है वो अल्हम्दुलिल्लाह 72% गया है। लेकिन हमने इस कैंपेन को खत्म नहीं किया, हमने 3 दिन के लिए इसको एक्सटेंड किया है, क्योंकि बुनियादी वजह यह है कि जैसे आपने अभी अपने इंट्रो में कहा कि अगर अब हम अपनी बच्चियों को ये वैक्सीन देंगे तो 9 से 14 साल की उम्र को फ्री मिलेगी, लेकिन जब ये खत्म हो जाएगी कैंपेन तो उसके बाद एक तो लोगों को पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद 9 से जो 14 साल की उम्र की बच्चियां हैं उनमें से सिर्फ 9 साल की बच्चियों को ये वैक्सीन फ्री मिलेगी। बकाया को अगर लगवानी होगी तो उनको फिर प्राइवेटली पे करना पड़ेगा। तो सिर्फ 3 दिन बाकी हैं, और मैं समझता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सोशल मीडिया का जो प्रोपेगेंडा था इसको हमने बहुत हद तक ओवरकम किया, और जैसा भी मुस्तफा कमाल साहब का आपने शॉट चलाया, मैं मुसलसल उनसे राब्ते में रहा, इंटीरियर मिनिस्ट्री से राब्ते में रहा, मुख्तलिफ और इदारों से राब्ते में रहा, मैंने FIRs भी कराई, और ये जो वाकयात आप बता रहे हैं मैंने पर्सनली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से खुद बात की, DPO से खुद बात की, और FIRs कराई और मुलजिमान को अरेस्ट करवाया, और उसके साथ जहां पर सिक्योरिटी की नीड थी वहाँ सिक्योरिटी को भी लाइन अप कराया। चलिए, दैट्स रिलीफ टू नो ख्वाजा साहब के मंडी बहाउद्दीन के जो वाकयात का हम जिक्र कर रहे हैं, इसका मुकाबला किया, आपने इसको परसू किया, और आप कह रहे हैं कि आपने यकीन दहानी ये कराई है हमें यहाँ पर जियो पे बैठ के कि आपने इनको अरेस्ट करवाया है। ओवरऑल अगर हम सूरत हाल पंजाब की आपसे जानना चाहें, कहाँ कहाँ रिफ्यूज़ल ज़रा ज़्यादा आया? बड़े शहरों में आया, दही इलाकों में आया, और जहाँ आपने लोगों को या इनफॉर्मली ख़वातीन ने बच्चियों को, बच्चों को, वालिदैन को समझाने की कोशिश की, क्या रिस्पॉन्स रहा? देखिए, अनफॉर्चुनेटली जो रिफ्यूजल्स की बुनियादी वजह थी, एक तो मुस्तफा साहब ने आपको बताया कि हमारे दुश्मन ममालिक की तरफ उसके इशारे मिलते हैं, लेकिन जो घर में बैठे दुश्मन बने हैं, जो दोस्तनुमा दुश्मन हैं, जो डिजिटल क्वैक्स हैं, जो अपनी सिर्फ रेटिंग के और व्यूज के चक्कर में, जिनको हेल्थ की अलीफ बे का नहीं पता, वो जब वीडियोस बनाते हैं और डालते हैं और नेगेटिविटी लोग प्रमोट करते हैं, हमने जब इसको ट्रैक किया तो अनफॉर्चुनेटली एक ही मखसूस सियासी जमात के चाहने वालों के 99% अकाउंट से ये सब कुछ हो रहा था। फिर बाद में हमने जब उन तक रसाई की तो उनमें से कुछ ने वीडियोस बनाई, माफी भी मांगी। बहरहाल हमने जो सोशल मोबिलाइजर्स थे उनके थ्रू काउंसलिंग की। हमें स्कूल्स में ज्यादा प्रॉब्लम आया, हमने चूंकि कंसेंट फॉर्म का कह रखा था और जो कंसेंट दे रहा था हम उसको ही वैक्सीन लगा रहे थे, और जिसकी रिफ्यूजल आती थी हम फौरी तौर पे अपनी टीम्स के थ्रू उनको काउंसलिंग करते थे। आप अंदाजा करें कि स्टार्ट में रिफ्यूजल्स बेपनाह थी। जब पहले दिन कैंपेन हुई तो 2.5 लाख सिर्फ बच्चियों को वैक्सीन लग सकी और 3 लाख रिफ्यूजल्स थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डे बाय डे जब हम इस पे काम करते रहे, मैंने सेक्रेटरी एजुकेशन को, स्कूल मिनिस्टर एजुकेशन को साथ बिठाया, मीटिंग्स की, अपने एक CO से, हर जिले के CO से उनको साथ बिठा के मीटिंग की, एक इश्यू को डेली देखा और वज़ीर पंजाब को मुसलसल लम्हा ब लम्हा बाखबर रखा। और जब इन हेल्थ वर्कर्स पे अटैक हुआ तो वुड यू बिलीव के चीफ मिनिस्टर पंजाब ने मुझे फोन किया और उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल अपने किसी हेल्थ वर्कर को, अपनी किसी बेटी बहन पर किसी किस्म का कोई तशद्दुद काबिल कबूल नहीं है और इसको आनी आटो से निपटा जाना चाहिए। इन तमाम इकदाम के बाद अल्लाह के फजल से रिफ्यूजल जो है वो बहुत हद तक डिक्रीज कर गए और जो लास्ट रिफ्यूजल थे वो पहले दिन 3 लाख थे, फिर 90,000 पे आ गए। और मुझे यकीन कामिल है इंशाल्लाह कि जो हमने 3 दिन एक्सटेंड किए हैं कैचअप डेज के, हम अपना टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह 100% पंजाब पूरा करेगा इंशाल्लाह अगले 3 दिनों में। लग गए हैं? उसके बाद कितनी वैक्सीन अब तक लग गई है? तकरीबन 52 लाख से जायद बच्चियों को अल्हम्दुलिल्लाह हम अब तक ये वैक्सीन लगा चुके हैं। हमारा टारगेट 72 लाख का था और 52 लाख को लगा चुके हैं। इंशाल्लाह अगले 3 दिन में हम अपने टारगेट को क्रॉस कर लेंगे। अच्छा, ये बताइएगा, क्योंकि हम पोलियो वर्कर्स के साथ तो हमने ओवर द इयर्स देखा है कि कोई सिक्योरिटी एहलकार होते हैं। नाउ वी आर जस्ट कंसर्न कि अगर एक अटैक हो ही गया है मंडी बहाउद्दीन में तो ये ऑब्वियसली ज़रा बात तो टेंशन वाली होगी है। अब जो लोग जाएंगे, जो हेल्थ वर्कर्स जाएंगे, उनके साथ सिक्योरिटी प्रोवाइडेड होगी?
देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा कि मुझे फख्र है अपने तमाम हेल्थ वर्कर्स पे, हमारी बेटियों पे, जो इन्होंने इस मुश्किल काम को किया। मंडी बाउद्दीन में जहां जहां नीड आई हमने फौरी तौर पे सिक्योरिटी प्रोवाइड की। बकाया जगहों पे कोई अल्हम्दुलिल्लाह मसाइल नहीं थे, लेकिन जहां पर भी हमें थोड़ा सा भी रिस्क फील होता है, हमने एडवांस टीम्स तैयार कर रखी हैं। हम उनको फौरी तौर पे जो है वो सिक्योरिटी कवर भी प्रोवाइड करते हैं। हमारे हेल्थ ऑफिसर्स उनका साथ दे रहे होते हैं और मैं खुद इसको डेली मॉनिटर करता हूं। मैंने आपको कहा है, आप जियो के तवज्जुह से मैं अपने पाकिस्तानियों को कह रहा हूं इंशाल्लाह कि प्लीज खुदा के वास्ते आपके पास पंजाब में मजीद 3 दिन है, उसके बाद से जब आपको पता चलेगा कि ये वैक्सीन कितनी कारआमद है तो आपको ये बाय पेमेंट लगवाना पड़ेगी। और हुकूमत पंजाब इस वक्त मुफ्त लगा रही है। और उसके साथ अच्छा, अब जिन्होंने ख्वाजा साहब ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, 14 साल के बच्चों को लग रही है, बाद में सिर्फ 9 साल के बच्चे को लगेगी। अब जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी और वो आपकी और हमारी बातें सुन के अगर उनका जहन बन रहा है तो वो कहाँ जाएं और कहाँ ये वैक्सीन उन्हें लग जाएगी? मतलब स्कूलों में, कॉलेजेस और इसके अलावा बार बार टीम्स नहीं आएंगी ना वहाँ पे। हर करीबी मरकज़ सेहत पर जो है ये वैक्सीन मौजूद है। हमारी टीम्स उसी तरह जिस तरह कैंपेन के दौरान जा रही थी इसी तरह गलियों मोहल्लों में जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। अगले 3 दिन के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है, बुध तक ये कैंपेन जारी रहेगी। तमाम लोगों के पास बुध तक ये मौका है कि वो अपने करीबी मराकज़ सेहत में या अपने करीबी स्कूल में इस वैक्सीन को लगवा लें इंशाअल्लाह। हम एक टोल फ्री नंबर भी अभी जारी कर देते हैं जिसके ऊपर लोग कॉल करके तो अपने लिए वैक्सीन की डिमांड जो है वो कर सकते हैं। वो मैं भी महकमा सेहत को हिदायत जारी करता हूं कि एक टोल फ्री नंबर फौरी तौर पे जारी कर दिया जाए। ठीक है, शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और जिन्होंने ये वैक्सीन बच्चियों को नहीं लगवाई प्लीज समझ जाएं, अब तक तो आपने PhD कर लेनी चाहिए थी। कोई चीज़ ऐसी आती है ना तो इतना स्टडी कर लो, इतना कि तब सब कुछ पता चल जाए और अपने आप को कन्विंस करें। मतलब इफ़ यू आर कन्विंस देन यू गेट इट डन। तो होपफुली अब तक हो गया होगा और जिन्होंने मिस कर दिया है प्लीज़ ज़रूर वैक्सीन लगवाएं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर एज दे से। अभी आगे बढ़ेंगे और बिल्कुल ही मूड चेंज करेंगे और आप बताएं 2000 तुम जीतो या हारो, नहीं हमें तुमसे प्यार है। वो उस तरह मैं आप मुझे फिर ले गई वहाँ पे। पर इसी किस्म के होते हैं। सन 2000 मिलेनियम क्या होता है? सन 2000 से ऑनवर्ड्स जो है ना वो शादियां थी वो एक गाने के बगैर मुकम्मल नहीं होती थी और वो गाना था जवाद अहमद का आई मेहंदी की ये रात।